नेटवर्क इशू हो रहा था। तो आप और शबनम जी एक साथ करेंगे ना अपना प्रेजेंटेशन? जी जी। हाँ ठीक है। हाँ, हिंदी में ही करेंगे शबनम जी हाँ और जी, हम। हाँ जी। जी। थैंक यू। So, yeah, there's a feedback that said that just wait for 5 more minutes so that more people can join before we start the session. So we'll do that. I'll just make a few phone calls and come back. और आज हम हैंडमेड लाइवलीहुड्स के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज डिज़ाइनर्स है, वीवर्स है, आर्टिसंस है, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस मैन एंड वुमेन है, जो विविध रूप से और विविध रूप के काफ़ी पैनलिस्ट्स भी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने पारंपरिक ज्ञानों को विविध तरीकों से दुनिया के साथ शेयर करते हैं और एक किस्म का सस्टेनेबल और विकल्प तौर से आगे ले जाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, सुनेंगे। तो आई थिंक NAPM से हम एक बार इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे पैनलिस्ट के साथ। धन्यवाद। सभी साथियों का स्वागत है और NAPM की ओर से सभी को जिंदाबाद। जैसा कि आप लोग हम सभी एक दौर में से एक तरीके से पसार हुए हैं कोविड के दौर के बाद। उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने थी कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे या संवाद कैसे जारी रखें। तो इस सोच में से कि ये पूरी प्रक्रिया संवाद की शुरू हुई और उसमें एक तरह से जमीन से जो जुड़े हुए साथी काम कर रहे हैं, अलग तरह से संघर्ष का भी और कुछ निर्माण का भी काम कर रहे हैं, तो उनकी बात कैसे एक तरह से सभी के बीच साझा हो। तो उस सोच में से ये NAPM ग्राउंडेड वॉइस, जमीनी आवाज का एक ख्याल शुरू हुआ और कई महीनों से महीने में एक बार विकल्प संगम के साथ NAPM जुड़कर ये पूरी प्रोसेस करता है। आप सभी जानते हैं कि जो देश भर में प्रकृति, पर्यावरण, संसाधनों को लेकर अलग अलग जो आंदोलन चल रहे हैं, उनमें NAPM एक तरह से अलग अलग तरह से भूमिका, एडवोकेसी से लेकर डॉक्यूमेंटेशन से लेकर उनको नेटवर्किंग की एक भूमिका NAPM की रही है। और इस संवाद के माध्यम से एक तरह से जो ज़मीनी आवाज़ें हैं वो हमारे सभी तक पहुँचे और हम आपस में भी एक साझा एक समझ बनाए, तो उसके लिए ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ और उर्वी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे का सेशन आगे बढ़ाए। थैंक यू। हम शुरू करेंगे सेरिंग जी से, जो चुशोत योगमा लद्दाख से है। वो एक किसान है जो 30 साल पहले इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद इन्होंने कारपेंट्री का काम शुरू किया और फिर बास्केट वीविंग भी शुरू की। सेरिंग जी के साथ सेवांग नामगेल जी है, जो स्नो लेपर्ड कॉन्जर्वेंसी इंडिया ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जो हमें यदि लद्दाखी में बात की जाए तो वो ट्रांसलेट करके संक्षेप में बताएंगे। तो वेलकम सेरिंग जी, स्टेज इज योर्स। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। तो मेरे साथ सेरिंग दोरजे जी बैठे हुए हैं यहाँ पर चुशोत योगमा, जैसे आपने बताया। तो लद्दाख का जो ये टोकरी जो बनाने का, टोकरी बुनने का एक बहुत ही पारंपरिक एक कला है ये। तो ये आज तक इन्होंने इसको छोड़ा नहीं है। तो जब मैंने पूछा इनसे तो 50 साल से ऊपर हो गए इनको ये टोकरियां बनाते हुए यहाँ पर। तो बहुत समय से ये चले आ रहे हैं। तो समय ना लेते हुए, तो अगर इनको कोई सहायता चाहिए हुई तो मैं बीच में आ जाऊंगा, नहीं तो फिर सेरिंग दोरजे जी खुद अपने अनुभव जो है आज तक क्या क्या इन्होंने एक्सपीरियंस किया है और किन किन चुनौतियों का इनका सामना करना पड़ता है और ये टोकरियां कैसे बनाया जाता है, तो ये आपको
बोलेंगे। तो थेरिंग दोरजे जी। जी, ये यहाँ से ये बनाना बहुत मुश्किल होता है। पानी में यहाँ लद्दाख में बहुत ठंडा है, इसमें से भी बीच में हम वो पानी में डाल के रखते हैं दरिया में, निकाल के लेता है। फिर वहाँ से फिर वो लकड़ी लेता है वहाँ से, वो पौधों से फिर उसको वो करके हम यहाँ बनाता है। इसके लिए हम 50 साल से ऊपर हो गए तब हम यही बनाते हैं। पहले जमाने में बहुत बनाता है, आजकल तो इतना आदमी नहीं है बनाने वाला, हम 2-3 आदमी है। अभी ये बहुत हो गया, अभी ये चलता भी नहीं इतना, इसीलिए मुश्किल है। अभी आजकल बुरी में लेकर जाता है दुनिया, इसीलिए थोड़ा हमको इतना बिकता नहीं है। पहले जमाने से बनाते, पहले तो बहुत यहाँ इसी से काम चलाता है लद्दाख में। अभी आजकल इधर लद्दाख में इतना तरक्की हुए तो इतना इसको बनाना नहीं देता है, इसीलिए हमको मुश्किल पड़ता है, इसको बिकता इतना नहीं है। हम जमाने से वही यही बनाते आते, जब छोटा से हम अभी तक इतना बड़ा हुआ तब तक हम बनाते आए। अभी हमारा उम्र हो गया 74, तब से हम बना के आता है। इसीलिए अभी इसको ये हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता इसको उसमें रखता है पानी में, ये पानी में रख कर इसको भिगा के फिर वो लेता है। फिर वहाँ से हम लाता है डंडा, फिर इसको बनाते हैं। ये है सेपो, इसको हम इस रस्सी से बनाए वो करके इसको चारों तरह से वो लगाता है, ये बनाता है हम। इसीलिए हम मुश्किल होता है यहाँ। ये लकड़ी पहले जमाने तो ये डंडा भी यहाँ नहीं मिलते थे, आजकल तो डंडा बहुत हो गया यहाँ, तो तरक्की हो के डंडा अभी काफी अपना पास भी होता है। पहले जमाने में इतना नहीं होते थे कि हम कहाँ माटो और तोप थे, गाँव से हम यहाँ ये चप्पू देकर लाते थे। आजकल तो यहाँ ये तो हमारा गाँव में होता है शिशोद में, बाकी गाँव में इतना नहीं होता ये, इसीलिए शिशोद वाला ज्यादातर यही चप्पू बनाता है, यही होता है पहले से। फिर हम थोड़ा बहुत तो कारपेंटर भी किया जिंदगी में, कारपेंटर भी काम किया, मिस्त्री का भी काम किया, इसे गुजर करके हम इसे अपना जिंदगी निकाल रहा हूँ, यही हम करते रहता हूँ। और जूता भी थोड़ा बहुत बनाता हूँ, ऐसे ऐसे करके अपना जिंदगी गुजर गया। इस तरह इतना साल हो गया अभी ये सारा हम बनाता है। थैंक यू। और टुकड़ा हाँ जी थेरिंग जी बताइए। आजकल तो ये इतना बिकता नहीं जी, ये आजकल यहाँ ये लद्दाख में इतना नहीं चलता है, पहले तो बहुत चलता था। इसी से हम दुनिया पूरा लद्दाख वाला इसी से टुकड़े से काम चलाता था। आजकल तो बुरी से काम चलाता है, इसीलिए इतना ये बिकता नहीं है, इसीलिए हम लोग को मुश्किल होता है। अभी उधर ढोंड से आता है, ये टुकड़ा जैसे बना के से आता है, फिर इसी में वो करते और फिर ऐसे ये इतना नहीं बिकता नहीं। अभी जमींदार भी यहाँ काम है, काम करने वाला वो जमींदार इतना नहीं करता है दुनिया। अभी आजकल तो बहुत तो तरक्की हो गया, तो ऐसे बस अपना गाड़ी चलाता है, ऐसे ऐसे करके जमीन छोड़ रहा है, इसीलिए तो इसमें काम नहीं होता है, यही होता है मुश्किल। हम अभी इतना बिकता नहीं है। अभी हम बनाने वाला भी पहले तो बहुत होता था, अभी तो हम 4-5 आदमी है बस, यही बनाने वाला है, टुकड़ा बनाता है बस, इतना होता है इधर लद्दाख में। यहाँ बहुत मुश्किल। अभी ठंड में से तो ठंड में ज्यादातर ठंड में बनाता है, क्योंकि ठंड में बिकता है ना, इसीलिए हम ठंड में बनाता है। अभी तो गर्मी से तो हम उसको ये निकालता नहीं, गर्मी में ये निकालता है, फिर हम इसको आजकल निकालता है उधर से अपना खेतों से निकाल के फिर रखता है इधर। हमको पहले बोलते गवर्नमेंट से कुछ इसको हमने बेचने के लिए दुकान दे दो बोला, तो दुकान भी नहीं दे रहा, बस ऐसे दुनिया बस हमको अभी तक नहीं मिला। अभी हम तो हम गुजर जा रहा हूँ,
इसीलिए वो नहीं दे रहा है। पहले कोई देगा बोलकर कोई नहीं देता है। वहाँ लद्दाख में लेह में हमको तो दुकान होगा तो वहाँ बिक सकता है, अभी लेह में तो हम ले नहीं सकता है। ये इसीलिए हम यही मुश्किल है लद्दाख में। आजकल वही बनाने वाला तो है मगर 2-3 है, मगर इसको इतना बिकता नहीं, इसीलिए तो हम लोग को बहुत तंग हो जाता है। यही मुश्किल है। और आजकल ये निकालने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये खेतों से निकालते वक्त ये बहुत मुश्किल होता है। वो हाथ बहुत खींच के निकालता है खेतों में से। खेतों में और किनारे किनारे पे होता है, जैसे लद्दाख उधर डॉन में दाल उगाता है, उसी तरह हम यहाँ इसको उगाता है। पहले धंधा, अभी तो अपना पास धंधा होता है, पहले तो ये धंधा भी नहीं होता था। इसीलिए हमारा अभी ये सीखने हमने पहले तो बहुत कुछ सीखा है, अभी आजकल सीखने वाला भी नहीं आता है, वो बिकता नहीं है तो इसको सीखने वाला भी नहीं आता है। इसीलिए हम लोग को यही तकलीफ है, इतना बिकता नहीं है, यही मुसीबत है। थैंक यू सैरिंग जी। और कोई क्वेश्चन होगा तो वो बाद में वो कर सकते हैं ना, या ओके ठीक है। तो फिर हाँ, कोई प्रश्न होगा तो बाद में हम वो करेंगे। जरूर जरूर। थैंक यू आपकी स्टोरी बताने के लिए और बास्केट भी दिखाने के लिए। So I'll just I'll summarize it in English. He mentioned that he has been making baskets since his childhood, and this art is disappearing. The prevalence of this art in markets as well as the weavers themselves. These are used in cold and बस धन्यवाद ये आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए और अपना ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बस मुझे यही एक चीज़ शेयर करनी थी। तो आप जब भी बात कर रहे थे तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस था। मैं भूमि कॉलेज में थी एक लास्ट ईयर, तो वहाँ पे एक इंद्रजीत करके है जो काम करते हैं, वो आसाम से है। तो उन्होंने हमें ये बनाना सिखाया था, ये कोकोनट लीव्स से बनाना सिखाया था। ये अगर दिख रहा है तो वीव किया हुआ है, तो वो मेरे डेस्क पे ही था, तो बस मुझे उसी की याद आई। तो हाँ, आप उनके बास्केट एक बार फिर दिखाने को बोलिए। सॉरी आई थी। Can you remove the spam, please? I did. And others, please just continue. I'm gonna take away some participants' rights right now, just so that like it's safe. Yeah. Please do not let anyone without an unknown name enter into the room, please. Suhastai was saying something. Suhastai, continue करिए। हम नहीं, मैंने बस बास्केट देखने के लिए रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने दिखाई। थैंक यू। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे मार्गरेट जी के साथ, जिन्होंने स्टूडियो प्रेडिलेक्शन शुरू किया है। और मार्गरेट जी NID के एलुमनाई भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। उनकी यात्रा 2014 में शुरू हुई थी और तब से उनका जो लेबल है उसको काफ़ी रिकग्निशन मिली है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से एशिया पैसिफिक रीजन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2018 और एल डेकोर 2020 फॉर फैब्रिक्स। मार्गरेट जी एक क्राफ्ट कंसल्टेंट भी है और अपस्किलिंग की ट्रेनिंग भी करती है, और वो सस्टेनेबल फैशन के ऊपर काफ़ी लाइक माइंडेड लोगों के साथ और युवाओं के साथ काम करती है। वेलकम मार्गरेट जी, अगेन स्टेज इज योर्स। Thank you, Urvi, and thank you, Vika, for inviting me to this platform. It's very nice to be here.
So the thing is, I know this is a group mostly for artisans, but me being a designer working with artisan, I took the opportunity to be here. Also mostly to address some of the issues which as a designer working in the craft sector, which I faced. So I'll talk about my work, also take you through some of a small presentation, just slides, so that at least the audience can also understand as what we are doing. Studio Predilection, a label woven thread. So I'll just share my slide. Yeah, so basically woven threads, we are all into sustainable textile. And so we work with cotton. So when I was starting out, I was basically looking for weavers who would be primarily interested in working with cotton. But actually I had a tough time looking for artisans who want to work with cotton, because so to say, the mill yarns, which are mostly like polyester, have kind of taken over the market, and artisans were reluctant to work with cotton. So I had a very tough start. And so even till today, my group is small because we focus mostly on cotton. So some of the things that we focus is cotton and also natural dyes. So indigo is one of the things that we mostly use in our products. So by and large, in Nagaland, the weavers work at home. So this is all in the premises of the weaver where they are working. So as a designer, I do the concept from my desk at home, and then I go to their homes and we do the design and development. So this is what Loin Loom is basically all about, mostly like small loom, restricted width and length, and supplementary weft. And this is one of our workshops where we work, we get all the weavers together, sit down under one roof, and this is how we do our prototyping. And also what I do is I start with graph paper design and then translate onto the plot, and then the prototype starts. And this is just to take you through as to what woven thread does. So along with that, as a designer, I'm always focusing on skills which are actually languishing, things which are disappearing, which most of the weavers, artisans are kind of forgetting. So those are the few skills which I'm trying to focus, so that at least it will actually carry forward to the next generation. So speaking of which is also the cotton, which is organic cotton, and also bast fiber. So speaking of bast fiber is nettle and orangeria bast fiber. And so one of the things is that this is a very tedious work where the artisans forage to the forests to collect the raw materials. So this is one of the examples just to give more insights and understanding. So this is just to take you through briefly, from foraging to bringing the bast fiber, and then the whole process of hand splitting to ratting to cooking, and then the weaving. So this takes quite a lot of time actually to do the whole process. And this is the cotton group, which is mostly it's an indigenous cotton, and this is also languishing because it's very labor intensive. So it's only few groups who are doing, and it's not really commercialized as such, because market demands are there. But the thing is, because it's high labor intensive, it has been quite small, so to say. So also now coming to co-creation, one thing which I wanted to highlight in this presentation is, although I may be a trained designer and I'm from Nagaland, so far, Nagaland has not been very design driven when it comes to all these craft-based projects. So I have been doing that in my own capacity with my team, with my group, but not in Nagaland as such. So these are projects which I've done outside the state of Nagaland, such as Assam and Manipur. So this was one of such craft project which happened in Manipur. So it was with a group of different tribal women coming together, having this project.
And this is how we did the co-creation with regard to different tribes and different motives. So we collated everything, and then we did things which is in their say capacity to produce. So this is some of the examples of how the workshop environment was all about. And also like a good diversity of, say, the old and the young, sharing, exchanging knowledge, and coming with the products. So also like few things which we focus mostly is on the handmade stuff. So not just like, say, hand woven, but also the embellishments when it comes to artisanal stitches. And along with that, we also kind of introduce, like, say, new things to the products, adding value and giving a new life altogether. So that's by and large Woven Threads is all about. I'll stop sharing. So one of the main thing which I actually wanted to share is, like, irrespective of, say, being an artisan or being a designer, the craft sector in Northeast, especially my state, speaking of being from Nagaland, is not really growing or going forward. Because even if there are, say, projects, a craft-based project, which are government sponsored, designer is never a part of it. So to say, the empaneled designers, it is like mostly one of the master weavers will come, produce the already existing textile which is there, and no innovation comes. So that's also one of the reasons why the products are just like, it's only traditional products, but not much of contemporary. So that's one of the reasons. And also, like, when it comes to raw materials and the, say, rich natural resources, there are a lot of say, natural dyes which are there, but somehow it is like, the machine made goods, which is like always readily available. So somehow that becomes like the easy way to procure and work with. So if, say, there has been, say, for example, if say the traditional knowledge which have been, like, say, encouraged to, like, say, take it forward, would have been a very good move altogether. So with this, I finish my presentation. Thank you. थैंक यू सो मच मार्गरेट। मैं थोड़ा बस हिंदी में एक बार संक्षेप में ट्रांसलेट कर लूँगी। मार्गरेट जी जो है, उन्होंने सस्टेनेबल टेक्सटाइल पर काम करना शुरू किया। काफ़ी मुश्किल हुई ढूंढने में। वो ऐसी चीज़ों पर काम करते हैं जो अलग अलग स्किल्स जो पारंपरिक ट्रेडिशनल तरीकों से काम होते हैं, और ये काम काफ़ी कमर्शलाइज्ड नहीं है और बहुत काफ़ी लेबर इंटेंसिव है। तो काफ़ी जो वीवर्स के साथ जो काम है, इनके जो ट्रेडिशनल वीव्स है उसके साथ काम करने में काफ़ी चैलेंजेस भी फेस हुई थी। पर उन्होंने ये सारा आसाम और मणिपुर के में जो औरतें हैं उनके साथ भी काफ़ी काम किया। और उन्होंने बताया कि नागालैंड के जो वीवर्स है, उधर डिज़ाइनर्स के साथ काम करना, जो कमर्शियल साइड से आते हैं, उनके साथ काम करना काफ़ी कठिन था, क्योंकि वहाँ इनोवेशन नहीं हो पा रहा था। तो वो सारी जो चैलेंजेस है, नेचुरल रिसोर्सेज की चैलेंजेस है, जैसे डाइस के साथ काम करना, तो उस पे काफ़ी लाइट मार्गरेट जी ने शेड की। Thank you, Margaret ji. This is very insightful. I think we'll move forward with Narmohan ji. Narmohan ji है कॉल पे? सुन रहे हैं? हाँ जी। मैं बस आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर दूंगी। आसाम के जो करमपुर रीजन से है नरमोहन जी, और वहाँ से उन्होंने अपनी माँ से वीविंग सीखी, और अपनी जो एंटरप्राइज है वो अपनी 2 बहनों की मदद से शुरू की। उन्होंने दास हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट शुरू किया। वहाँ पे वो एरी, मुगा और नूनी सिल्क के साथ काम करते हैं, और उसी में स्पेशलाइज भी करते हैं। अपने काम से वो 400 औरतों और 300 स्पिनर्स को आजीविका प्रदान करते हैं, और काफ़ी सारे पारंपरिक वीव्स को भी
उन्होंने सॉर्ट ऑफ रिवाइव किया है। और वो अपने काम के ज़रिए से ये जो ट्रेडिशनल वीव्स है उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं और युवाओं को भी इसमें जोड़ना चाहते हैं। तो नरमोहन जी, आप अभी बता सकते हैं आपके काम के बारे में। जी जी नमस्ते, मेरा आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, परफेक्ट। जी, मैं क्या बताऊं, बहुत दुख भरी कहानी है। तो एक्चुअली ये काम कैसे कैसे कहाँ से कैसे कैसे जुगाड़ करके करना पड़ा। ये एक शुरुआत बहुत मुश्किल था। शुरुआत में मतलब कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था और एकदम कम पैसा से ही ये काम शुरू किया था मैं 1999 में। और उस समय तो इतना ही मुश्किल था, एक मतलब खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो बहुत मेहनत करके बहुत से चीज का ऊपर काम करना शुरू किया था। और शुरू में जैसे ही मैं मम्मी का सीखा हुआ जितना भी मम्मी का साथ सीखा था उसको थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट बना के मार्केट में मतलब बेचने के लिए गया था। तो शुरू में ही मेरे को पहला दिन ही मेरा लॉस हुआ था सेल करने का बाद। तो उसके बाद फिर मैं कुछ संभाल भी गया था लॉस होने का बाद कि क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे करना पड़ेगा। तो उसके बाद मेरा काम शुरू हुआ बहुत अच्छा से। मैंने सोच समझ के ये काम आगे बढ़ाने को सोच के धीरे धीरे करके हैंड स्पिनिंग एरी में बहुत सारा प्रोडक्ट डिवर्सिफाई किया मैंने। और एक्सपेरिमेंट करते करते पता नहीं कितना कितना क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ही अलग हो गया है। और लोगों को भी समय में उस समय अजीब से लग रहा था और मम्मी को तो ऐसे ही लग रहा था कि तुम सारे जो यार्न है वो सारे बेकार खराब कर रहे हो। तो फिर भी मैंने रुका नहीं, करता गया। और उन दिनों मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थोड़ा सा एक्सपोजर के लिए कुछ एग्जीबिशन वगैरह मिला था। 1999 से ही 2002 तक मैंने 3-4 एग्जीबिशन विदेशों में किया था और उसमें मेरे को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है। उन दिनों मेरे पास इतना प्रोडक्ट था भी नहीं और मेरे को ये पता नहीं था कि मतलब ओवरसीज में कौन से प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट, क्या चीजें मतलब सेल हो सकता है। मार्केट का बारे में इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन वही 3 सालों में ही मैंने सारा कुछ मतलब उसमें मार्केट का जितना भी आइडिया है वो मेरे को एग्जीबिशन का थ्रू मिला है। और उसके बाद इंडिया में भी मैंने 2-4 जगह बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली एग्जीबिशन थोड़ा सा किया था। उसके बाद मेरा थोड़ा सा पब्लिसिटी अपने आप ही कैसे हुआ ये मेरे को नहीं पता। कुछ विदेशी डिजाइनर आए थे मेरा घर, उन दिनों से ही 2-3 साल तक आता रहा। फिर उन्होंने ही कहा कि हमें नहीं पता है कि हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं, लेकिन आप एकदम ग्राउंड में एक बहुत अच्छा काम आप ग्राउंड में लोगों का साथ, गांव में औरतों का साथ जो कर रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ ना कुछ मदद तो करेंगे। अब हम बोल के नहीं जा सकते हैं कि आपको मदद क्या करेंगे। और उसमें से कुछ प्रोडक्ट है जो उनको बहुत अच्छा लगा और काफी महंगा भी है प्रोडक्ट, उन दिनों से ही महंगा था। वो लोग बोलने लगा कि हम 50 पीस to 100 पीस तो लेंगे पर ईयर, काफी महंगा प्रोडक्ट है और हम भी इसको सेल करने के लिए ले नहीं रहा है, ये तुमको जस्ट हेल्प कर रहा है। और धीरे धीरे ये मैं भी करता गया। और बीच में फिर डाइंग का कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम आया। डाइंग मैं नहीं जानता था, नेचुरल डाई। फिर मैं काउडाउन से नेचुरल डाई सीखा हूँ। उसके बाद काउडाउन से जैसे ही एक बार डाई हो गया है, उसके बाद मैंने हर चीज, किसी भी चीज को उठाता और डाई करता, उसे खराब हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते मेरे को काफी टाइम लगा। 12-13 कलर निकलने के लिए लगभग 7-8 साल लग गया था, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रहा था। और उसके बाद मेरे को एक अजीब सा लगा काम में, जो हैंड स्पिनिंग का जो हमारा यहाँ एरी में होता है। तो हैंड स्पिनिंग में क्या होता था, बहुत सारा लोग हैंड स्पिनिंग करते हैं और यार्न का कोई भी साइज नहीं होता है। मतलब कोई
मोटा में ही पतला भी यार्न आ जाता है, मोटा हैंक में ही पतला यार्न आ जाता है, तो काफी मुश्किल होता था। तो धीरे धीरे लोगों को समझाया, स्पिनर्स वालों को, उनको थोड़ा सा जो वेजेस है थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि एकदम से बढ़ा देंगे उसमें भी मार्केट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा के अभी लोगों को इतना मतलब कॉन्फिडेंस में ला दिया है कि मेरा काम मतलब लोगों को पता है, जो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जितना भी वुमेन्स वीवर्स है और स्पिनर्स है। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे विदेशों से भी बहुत सारा लोग आने लगा, घर आ जाते हैं, आगे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले जाते हैं, और धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मार्केट का ये हो गया है मेरा। अभी मार्केट तो मतलब ऐसा है कि कोई भी चीज, किसी भी चीज में अगर हम चाहते हैं कि वीवर्स को अच्छा वेजेस दें और स्पिनर्स को भी अच्छा वेजेस दें, उसमें कई बार हमको रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर मार्केट में मैं खुद एक आदमी अकेला वेजेस थोड़ा ज्यादा बढ़ा दूं तो फिर मार्केट में प्रॉब्लम आ जाता है। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ जैसे ही ये मैकेनाइज्ड प्रोसेस में आ गया, एरी मिल्सपान आने लगा है। मिल्सपान जब आने लगा, इसमें बहुत सारा डुप्लीकेसी, बहुत अलग अलग यार्न आने लगा, और मार्केट में एकदम मिल्सपान यार्न का बढ़ गया है सामान, मतलब हर कोई बनाने लगा है। और उसमें आजकल तो डाइंग भी, नेचुरल डाई भी ऐसा है, हर किसी को भी पूछेंगे तो ये खुद डाई करते हैं वो लोग। कैसे क्या डाई करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन बहुत सारा डाई ऐसे भी है, बहुत इजी भी होता है, वो लोग कर लेते हैं। और फिर बाद में मैं ऐसा करने जा रहा था कि जो भी ट्रेडिशनल वीवर्स है, जो थ्रो शटल से कपड़ा बुनती है, थ्रो शटल में आ गया, और थ्रो शटल में हमारा यहाँ मुगा का एक यार्न आता है, जो हैंडस्पन होता है, और एक खींचा होता है। तो हैंडस्पन के साथ खींचा को मिला के हमने एक प्रोडक्ट बनाना ही शुरू किया था कि सुंदर एक हमें मार्केट मिल रहा है। तो बनाने में काफी दिक्कत होता है उसको, और उसका स्पिनर्स जो है, स्पिनिंग करने वाला जो ह्यूमन्स लोग है, पुराना जमाने का ह्यूमन्स लोग अभी है नहीं, अभी नया जितना को वो मतलब आता है, या जो लोग जानती है, उनको मैंने काफी उन लोगों को काफी सिखा के मैं एक लाइन में एक क्वालिटी प्रोडक्ट में ला नहीं पा रहा हूँ। फिर भी उसका एक मार्केट अभी भी मेरे पास कंटिन्यू है, और एरी का तो है ही है मार्केट। और मार्केट ऐसा चीज है, कभी कई बार ऐसे भी होता है, थोड़ा कम हो जाता है, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है मार्केट। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है, कोई अच्छा प्रोडक्ट, अगर जैसे हम फैब्रिक बनाते हैं, कोई किसी को अगर बहुत अच्छा लग जाता है फैब्रिक, उसका ऑर्डर, इतना बड़ा ऑर्डर आ जाता है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। 30,000 मीटर, 35,000 मीटर, तो वैसे ही हो जाता है। वैसे ही मुगा का हमने बहुत एक्सपेरिमेंट करके मुगा को सॉफ्ट किया था, और एक जापानीज कंपनी के साथ 3-4 साल काम कर रहा था। 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर उनको दे रहा था, लेकिन उनका जो बॉस है एक बार आके मेरे को बोलने लगा, क्यों तुम हमें 30,000 मीटर क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे हो, हम पूरा फुल पेमेंट तुमको पहले ही करके जाते हैं। तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे मटेरियल हमें ही तो नहीं मिलेगा, और एक साथ में ही ये सारा क्वालिटी कंट्रोल करके कोई प्रोडक्ट करके देना बहुत ही बात। तो वो ऐसे ही एक एक करके ऑर्डर, मतलब हम जितना भी बड़े ऑर्डर आता है वो ले नहीं पाते हैं। और मेरा जो काम करने का भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम किसी से मतलब किसी से कलेक्ट करके ले आके उनको मार्केट में दे दें, ऐसे भी नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ा सा जितना भी मेरा आंखों का सामने से जो क्वालिटी निकल के जाता है, मैं उसी पे ज्यादा भरोसा भी करता हूँ, और लोगों को मैं वही प्रोडक्ट देता भी हूँ। और ऐसा नहीं है कि ज्यादा अच्छा बड़ा ऑर्डर आ गया, मैं किसी को बनाने दूं, किसी को भी बनाने दूं और उनसे लेके मैं फिर मार्केट ले लूं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अभी तक जितना भी प्रोडक्ट मैं खुद अपना सोच के, अपना विवर्स का साथ मिल के जितना भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, लगभग इतना बुरा भी नहीं है कि इसका मार्केट नहीं है, ये नहीं है। थोड़ा बहुत कई बार कम ज्यादा होता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि, क्योंकि मेरे को इकट्ठा बहुत सारा पैसा कमा के
नहीं बैठना है, मेरे को कंटिन्यू काम करके जाना है और काम मेरे को काम मिल रहा है, मेरा व्यूअर्स को बढ़िया सा काम मैं दे पा रहा हूँ, कंटिन्यू दे पा रहा हूँ। ये अगर भगवान इसको हमें दे दें, यही काम हमें देते रहें, तो हमको पैसा वैसा बहुत सारा नहीं चाहिए। और दूसरा हमारा एक इच्छा है कि हम लोगों को और भी बहुत सारा लोगों को एक जगह लाके एक परफेक्ट ट्रेनिंग दे के लोगों को परफेक्ट बनाएं। ये इच्छा है, अभी पूरा नहीं हुआ मेरा ये, इसमें थोड़ा थोड़ा काम आगे बढ़ रहा है। जगह मैंने ले रहा हूँ, जगह लेके एकदम एक ही सेट का अंदर लोगों को सिखा के और नया लोग भी, जितना भी नया जनरेशन का, न्यू जनरेशन का लोग आता है, उनको भी एक ही जगह ट्रेनिंग देके हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने चाहते हैं। बस इतना ही है। अब कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन 3-4 दिन लग जाएगा सारा कुछ अगर बोलने लगूंगा, तो इतना ही है। थैंक यू नरमोहन जी। आपकी जो जर्नी है वो सुन के काफी ऐसे मेडिटेटिव लगा, जो कि वीविंग और क्राफ्ट होता है। इट्स अ मेडिटेटिव प्रोसेस। और आपका जो डेडिकेशन है आपके क्राफ्ट के प्रति, वो काफी मतलब काफी रिस्पेक्ट से भरी हूँ मैं अभी आपके लिए। तो मैं बस थोड़ा संक्षेप में एक बार समराइज कर दूंगी। So Narmohan ji shared that the beginning of his work was full of difficulties, and the first day itself he suffered loss when he was trying to sell in the market. And he started rethinking and slowly working on diversifying his products in Eri Silk, and kept his curiosity alive, kept innovating. And with support from the government, he went and exhibited his products globally and learned about the business, the market, and through different exhibitions, he sort of gained reach and traction. And some people from abroad, they came and bought some of his products. And another thing he shared was that he started working on Muga yarn, which takes time to get prepared. And he has been exploring with these skills with young weavers. And he also mentioned that he only trusts products that he has worked on himself, like by himself and with his weavers. And he aspires not to make a lot of money, but to continue this work and train more people. So yes, thank you, Narmohan ji. I think now we'll go with Kirti ji. कीर्ति जी एक काफी टैलेंटेड इंसान है जो पालघर महाराष्ट्र से है। उन्होंने बहुत जरूरी काम किया है आदिवासियों की जो वारली स्क्रिप्ट है, जो महाराष्ट्र का आर्ट है, उसको रिक्लेम करने में। वह आदिवासी श्रमिक महिला मंडल की प्रेसिडेंट है और फाउंडर है। आदिवासी एकता परिषद की प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर है। इंटर स्टेट ट्राइबल वुमेन नेटवर्क वेस्ट इंडिया की फोकल पर्सन। बिरसा असंगठित श्रमिक संघ एकता की वाइस प्रेसिडेंट है और धवलेरी परिषद की फाउंडर है। तो आप देख सकते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों में काम करती आ रही है। तो कीर्ति जी, अगर आप बताना चाहेंगे आपके काम के बारे में और डेप्थ में। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो सभी को जोहार। वैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे हम आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हूँ। और उसी में जो धवलेरी हमने बताया है, द धवलेरी ग्रुप, तो ये आर्ट के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप है। तो जैसे यहाँ पे बात हो रही है, तो हम भी यहाँ पे वारली आर्ट या बोल सकते हैं वारली पेंटिंग, जो आज वर्ल्ड फेमस है, तो उसको लेके काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे हम अगर पास्ट में आपको बताए थोड़ा सा वारली आर्ट के बारे में, तो हाँ, हजारों सालों से हमारे यहाँ पे ये जो आप जिसको वारली पेंटिंग बोलते हैं, तो ये हमारी एक संस्कृति की एक परंपरा रही है। तो हमारे यहाँ पे शादियों में ये पहले से हजारों सालों से महिलाएं लिखती आ रही थी। और 70 के दशक पे इसको एक बिजनेस का स्वरूप मिला।
और उसके बाद ये वर्ल्ड फेमस भी। तो मेरे पास कुछ चीजें हैं जैसे दिखाने के लिए कि वारली आर्ट कैसे होता है। तो ये हमने बनाया हुआ है बैग के ऊपर, तो इसे वारली आर्ट कहते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत जगह पे आजकल होता है। तो ये है वारली आर्ट। तो इसको लेके हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। 2015 को हमने एक छोटा सा स्टोर लगाया था कि हम भी इसमें उतरे, क्योंकि हमने ये देखा कि जब से इस वारली आर्ट ने, क्योंकि ये एक महिलाओं की कला है, हजारों सालों से महिलाएं, हमारे शादियों में ये कंपलसरी निकाला जाता है, इसके बगैर हमारे यहाँ पे शादी नहीं होती। और इस कला ने जब बिजनेस का स्वरूप लिया तो हमने देखा कि इसमें सिर्फ पुरुष ही पेंटर बने और पुरुषों ने ही इसमें जगह ली। आज देश विदेश में भी पुरुष जा रहे हैं। तो हमने इसके ऊपर जरा सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए, 70 दशक, तो आप बोल सकते हैं 50 साल होने का है, लेकिन इसमें महिलाओं का रोल कहीं नहीं दिखा, क्योंकि उसकी जन्मदाता महिला है। और ये जो पेंटिंग है इसका बेनिफिट महिलाओं को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमने ये ग्रुप का शुरुआत किया था और 2015 से हमने इसका स्टार्ट किया था। और अभी इस पेंटिंग को लेके हमने जगह जगह स्टॉल लगा के कैसे इसको और बढ़ावा दिया जाए। तो इसलिए हमने 6 महीने, अभी फिलहाल तो हमारे पास ज्यादा ग्रुप नहीं है बड़ा महिलाओं का जो पेंटिंग करके सेलिंग करता है, उसमें सिर्फ 6 महिलाएं जुड़ी है हम लोग, और ये हम लोग स्टॉल लगा के काम कर रहे हैं। इन द सेंस इस पेंटिंग का एक अलग स्वरूप है। जैसे यहाँ पे हम लोग, जैसे मैंने बताया कि ये जो पेंटिंग है, आर्ट है, ये हमारे शादियों में कंपलसरी होता है। तो अब क्या हुआ है कि इतने साल में इतना बदलाव आ गया है कि आज हमारे शादियों में भी जो ये पेंटिंग है वो पुरुष ही निकाल रहा है। जो महिलाओं का रोल था वो भी कहीं तो पुरुष को मिल गया। तो इससे बहुत सारा लॉस हुआ है महिलाओं का। तो हमने इसके लिए बड़ा ग्रुप बनाया है। तो आज हमारे यहाँ पे जगह जगह पे आज जो आर्ट शादी में जो निकालते हैं, चौक जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप उसको वारली पेंटिंग बोलते हैं, तो ये कैसे महिलाएं करें, तो इसके लिए हम लोग काम करें। इसलिए आदि मैं खुद भी वारली ट्राइब से हूँ। तो हमारी ये जो संस्कृति है, हमारी परंपरा इतना हजारों सालों से चली आ रही, तो इसका बेनिफिट कैसे पुरुष तो ले ही रहे हैं, लेकिन महिलाएं कैसे ले, क्योंकि अभी उसका एक जीआई भी हो गया है कि हमारी ये जो आर्ट है ये हम ही निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो हम लोग ने अभी कोविड में सोचा कि क्या करें, तो हमने कोविड में फ्री में हमारे जो वारली महिलाएं हैं, तो उनको हमने फ्री में 30 महिला को हमने फ्री में ऑनलाइन वारली पेंटिंग सिखाई। और आज वो लोग गांव में जाके खुद जो चौक लिखने का काम है वो कर रहे हैं, और इससे उनको हर एक शादी में 2000 का बेनिफिट तो मिल रहा है। उसी के साथ साथ हमने अभी जो हमारे यहाँ पे पालघर है, तो पालघर में कलेक्टर ऑफिस बना हुआ है, तो हमने वहाँ पे भी हमारा कैसे वारली आर्ट पहुंचे। तो हमारे ग्रुप ने वहाँ पे 8 मार्च को पूरा हमारा जो ट्राइबल महिलाओं का रोल है तो उसके ऊपर पेंटिंग किया है। फिर जैसे आपको FRA पता होगा, वन हक का दावे, तो इसके ऊपर भी हमने पूरा पेंटिंग बनाया है। और हम स्टोरी को लेके पेंटिंग बनाया है। तो ये छोटे छोटे कामों से लेके हमने हमारी बिजनेस की शुरुआत की है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है। वैसे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हम लोग ने रुमाल के ऊपर, ये रुमाल के ऊपर है, हैंकी के ऊपर वारली आर्ट है, ये वुड के ऊपर है। तो इस तरह से हमारा अभी जो है सोशल वर्क के अंदर कैसे हम हमारे महिलाओं को एक रोजगार दे सके और इस आर्ट के थ्रू आगे हमारा काम चल सके। तो इसलिए हम स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं। यहाँ पे डानो फेस्टिवल हुआ था, तो इस फेस्टिवल में जाके हम हमारी स्टॉल लगाते हैं, और इस तरह से हमारा ये जो वारली आर्ट का काम है वो चल रहा है। एक छोटा सा मूवमेंट आप बोल सकते हो, ट्राइबल पीपल, हम ट्राइबल महिलाओं को लेके। तो एक मूवमेंट है, और ये एक मूवमेंट के साथ साथ रोजगार भी है कि महिलाओं का रोजगार कैसे उनको मिले, महिला सशक्त कैसे हो। और अभी फिलहाल में भी हमारी ये जो पेंटिंग क्लासेस है वो फ्री में चल रही है। अभी हमारे पास 36 महिलाएं हैं जो फ्री में वारली पेंटिंग सीख रहे हैं। तो हम उसको सिखा भी रहे हैं, और इसके साथ बिजनेस को कैसे जोड़े। आगे का फ्यूचर में ये भी प्लानिंग है, जिनको हमने सिखाए हैं उनको हम कैसे प्रोडक्ट बनाने दे, छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के कैसे सेलिंग हो। तो ये एक फ्यूचर प्लानिंग है जो धीरे धीरे चल रहा है। थैंक यू।
थैंक यू कीर्ति जी। आपने जो बताया ये छोटी मूवमेंट है, मेरे हिसाब से तो छोटी मूवमेंट नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है महिलाओं के साथ, महिलाओं के लिए, आर्ट के लिए। और आपके प्रोडक्ट्स देखे तो ऐसे काफ़ी मन किया कि एक बार आ जाओ। मैं मुंबई से ही बोल रही हूँ तो पालघर ओके नज़दीक में है तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, कभी भी आ सकते हैं आप, पालघर बहुत नजदीक है। हाँ तो जी। हाँ, ये तो प्रोडक्ट बाय द वे मेरी बहन ने लाइक मेरे को खरीद के दिया था। ओहो हाँ, ये हमारा ही प्रोडक्ट है। थैंक यू। और टी बहुत शर्ट पे बढ़िया। है, साड़ी पे होता है, हर चीज पे हम अभी वारली पेंटिंग निकाल रहे हैं। लेकिन अभी हमको जैसे बोल सकते हैं कि हम बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको मार्केट नहीं मिल रहा है। जैसे बहुत जगह पे हमारे पास अभी इतना अ, हम इतना पैसा नहीं है कि हर जगह से जाके स्टॉल ले सके या फिर मार्केट में अपना कुछ, तो इसलिए ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे सेलिंग हो, तो ये हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये जर्नी सुन के काफ़ी खुशी हुई। बस थोड़ा समराइज कर दूंगी। So Kirti ji has been working on Barli art, which has been a part of the tradition for more than 1,000 years, and so this has given them a livelihood, the community. And in 2015, they started this small stall. It's women's skill, and they saw that only men have been given platform for this art, and despite it being a women's knowledge base, they are not getting the rightful recognition for that. So to reclaim that, she has been working on various efforts. She has been taking various efforts, and a lot of work has been done during the COVID pandemic as well with the women of Pali community, and she's teaching them how to make this art and also get remuneration and sort of a market or business for this particular art. Thank you Kirti ji. हम अभी we'll move to Nikat and Shabnam ji. निकत और शबनम जी आप है कॉल पे? Shabnam and Nikat ji, wait, I don't see them. Oh, they are here. I see Nikat ji. मैं निखत जी को इंट्रोड्यूस कर दूंगी। तो निखत जी एक काउंसलर है एकार ट्रस्ट के लीगल एड सेल में। वो जेंडर कम्युनिकेशन और युवाओं के साथ काम करते हैं और न्याय की प्रक्रियाओं तक पहुंचने में मुख्य सूत्रधार है। और वो युवाओं के साथ जन गीत समूह को भी लीड करती हैं। उनके साथ भी शबनम जी भी है जो एका ट्रस्ट के हुनर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पहल में एंकर है। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है कि वो एक स्टे एट होम मॉम थी और वहाँ से एक टीम लीडर बनी है जो स्किल एंड ट्रेनिंग सिखाती है। वो 25 से ज़्यादा औरतों के साथ काम करते हैं हैंडीक्राफ्ट पे और पैरालीगल भी है। तो निखत जी और शबनम जी आप बात करिए आपके काम के बारे में। अभी सभी को हाय, मेरा नाम शबनम खान है। आवाज आ रहा है मेरा? परफेक्टली आ रहा है। मेरा नाम शबनम खान है, मैं हुनर में काम करती हूँ। मैं हुनर की कोऑर्डिनेटर हूँ। वहां पर महिलाओं का समूह है जो काफी महिलाएं जो है उसमें जुड़ी हुई हैं और महिलाओं के साथ रहकर, मतलब महिलाओं के साथ मिलकर बैग बनाना, डायरीज बनाना और छोटी बड़ी सारी चीजें जो भी महिलाओं को आता हो वो सारे काम हम महिलाओं से करवाते हैं और वो करती भी हैं खुशी खुशी। उसी के साथ जब भी कभी भी मतलब जिस तरह उसका हुआ है, हुनर बना है, हुनर को एक बनाने का एक नजरिया था, वो इस तरीके से था कि एनजीओ है एका एनजीओ, तो वहां पर जो पीड़ित महिलाएं जो आती थी वहां पर प्रवास में, एक प्रवास भी है, प्रवास में जब पीड़ित महिलाएं आती थी तो उनके लिए क्या करा जा सकता था, तो उसके लिए हम लोगों ने हुनर बनाया। तो हुनर में महिलाएं जो आती हैं
जो भी काम आता हो, उन महिलाओं को हम लोग वो काम देते थे, रोजगार। क्योंकि उनका माइंड भी अलग करना पड़ता था कि घर में किस वजह से उन पे वायलेंस मतलब हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो इसकी वजह से तो उनको एक काम मिल जाता है। और इसी तरीके से हम लोगों ने धीरे 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 बनाया है उसको। और हम लोग एग्जीबिशन भी लगाते हैं उन्हीं महिलाओं के जो सामान है उसी के जरिए। उसमें महिलाएं भी हमारे साथ जाती हैं वहां पर एग्जीबिशन में, और काफी मतलब महिलाएं जब वहां पर जाती हैं तो हम लोग सामान जब एग्जीबिशन में, तो वहां पर सामान जो सेल होता है तो उससे ये पता चलता है कि कितना किसमें क्या काम कर सकती हैं, कितनी क्षमता है। तो उनकी क्षमता भी पता चलती है सारी लेडीजों की कि क्या कर सकती हैं वो लोग। और आवाज आ रहा है मेरा? हाँ शबनम जी, हाँ जी। और महिलाओं के साथ हम लोग जैसे डायरीज हुए, बैग हुए, छोटे पाउच हैं, और भी बहुत सारी चीजें, जूट के ऊपर काम है या जो महिलाओं से बनता है, हम वहां तक उनको वो काम देते हैं। और इसके बारे में आपको निघत भी आगे बता सकती है, निघत भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, निघत भी आपको बता देंगी इसमें कि पहले। निखत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, एक बार ट्राई करिए। हेलो, वीडियो ओपन नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से ट्राई करिए, वीडियो ओपन हो जाना चाहिए आपका। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। अगर आप सेम रूम में हैं और शबनम जी के साथ वीडियो में ज्वाइन होना चाहे तो वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और बात यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं, अच्छा, घर पे अलग है। अलग। अच्छा, ओके, तो मैं ऐसे ही बोल दूं, वीडियो कोई मेरा बात ओपन नहीं, हो रहा है। कोई बात नहीं। आप वहां से ट्राई कर लीजिए एक बार, क्योंकि अभी आवाज भी नहीं जा रही को। रिक्वेस्ट भेजी है वीडियो के लिए, अगर आपको वो मिल जाए। मैं ऐसे ही शुरू कर देती ठीक है, कोई बात नहीं। जी। हेलो, जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को ये मौका देने के लिए कि हम लोग अलग अलग कलाकारों से मिल पा रहे हैं और उनको सुन पा रहे हैं। तो मैं अपने परिचय में, मेरा परिचय दे दिया गया है। मैं एज अ काउंसलर परवाज लीगल एड में काम करती हूँ। शबनम ने अभी जो बताया कि वो हुनर कैसे स्टार्ट हुआ, मैं हुनर के बारे में बताना चाहूंगी। उससे पहले हमारा एक सामुदायिक कानूनी सलाह केंद्र है, जहां हम लोग एक्सेस टू जस्टिस को लेकर काम करते हैं। एक्सेस टू जस्टिस में जो हमारी महिलाएं आती थी, जिनके केसेस आते थे, तो हम लोग उनको सुनते थे और उनकी बातें और काउंसलिंग करते थे। काउंसलिंग के दौरान हम लोगों को ये समझ आया कि महिलाओं को सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, या उनके न्याय की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको आजीविका से जोड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया कि कैसे हम महिलाओं को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो पहला हम लोगों ने एक मशीन से हुनर को शुरू किया था। एक मशीन से शुरू करते हुए पहले हम लोगों ने एक झोला बनाना शुरू किया कि कैसे महिलाएँ जुड़ें। तब वहाँ से लगा कि महिलाओं को ज़रूरत है। फिर धीरे-धीरे एक समूह बना, समूह के दौरान कुछ लोगों ने हम लोगों को मदद भी किया, हुनर को चालू करने में। महिलाओं ने अपनी कलाओं को दिखाते हुए, शबनम ने बताया कि बैग्स के अलावा हम लोग जूट का काम भी करते हैं, एग्ज़िबिशन्स भी हैं उसके अंदर। एग्ज़िबिशन के साथ-साथ हम लोगों को महिलाओं को मोटिवेशन के लिए उनको कुछ-कुछ ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे बैग सिलना, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्कूटी ट्रेनिंग, ताकि हम लोग उनके स्किल्स को बढ़ा सकें। तो यही हमारा हुनर का काम है। अभी हम लोग महिलाओं को जोड़ रहे हैं आगे, और शबनम उसको एंकर करती हैं। अभी काफ़ी महिलाएँ जुड़ने भी लगी हैं उसमें, हुनर में। बस यही। थैंक यू निखत जी, थैंक यू शबनम जी। आपका जो काम है वो काफ़ी इंस्पायरिंग काम है।
और इसके बारे में और भी जानना चाहेंगे, मे बी क्वेश्चंस के टाइम पे हम आपसे और बातचीत कर सकेंगे इसके बारे में. So to summarize, Nikhat and Shabnam, so they have been working with women in the villages and working with them to train them and also provide them with some livelihood. They conduct exhibitions in and around the place. They give women platform to showcase their talent. They work on products such as diaries, pouches, also jute-based products. And yeah, that is most of the summary. I think we're done with the panelists. हम panelists से तो सुन चुके हैं. Maybe हम platform open कर सकते हैं अभी questions के लिए. अगर कोई questions या question and answer session के लिए अगर किसी को भी कोई questions है panelist से पूछने के लिए, कोई और जानकारी जानने के लिए, तो now is the time. अगर chat में कोई questions है मैं बस एक बार देख लेती हूँ. There was one question by Vibhaji for, I think, Kirti ji, where she had asked that so many people make paintings and fabric copying Worli art, but the community does not get any percentage of the profit. How does one change that? तो कीर्ति जी क्या आप हैं अभी? जी. तो आपके लिए एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग हैं जो वर्ली आर्ट है उसको कॉपी करते हैं और कम्युनिटी को, जो वर्ली कम्युनिटी है, उनको पैसा नहीं मिलता. तो आपको क्या लगता है उसके लिए क्या चेंज करना जरूरी होगा? वही तो क्वेश्चन एकदम सही है. इसीलिए हमने शुरुआत की कि हमने यही देखा कि आज वारली आर्ट है उसका कॉपी बहुत ज्यादा हो रहा है. और अभी तो एक आयुष करके हमारी जो संस्था है पालघर से है, उनके पास जीआई रजिस्ट्रेशन भी हुआ है वारली आर्ट का. तो ये वारली आर्ट हमने जैसे डांग, गुजरात का डांग से लेके थाना और सिलवासा, ये यहाँ का एरिया बता रही हूँ मैं. तो यहाँ के जो ट्राइबल पीपल है यही ये पेंटिंग निकाल सकते हैं. तो हमारे पास अभी जीआई है. तो बहुत सारी जगह पे हमने ऑब्जेक्शन भी आयुष के थ्रू लिया है. जैसे आपको पता होगा कि बाटा ने बीच में एक चप्पल निकाला था, उस चप्पल के ऊपर वारली आर्ट किया गया. तो फिर उसके लिए काफी लड़ाई हुई थी. उसी के बाद जागरूकता भी बहुत सारी हुई कि ये आर्ट है तो हमारा आर्ट है तो हमको करना चाहिए और बिजनेस में हमको भी उतरना चाहिए. तो हमारे हिसाब से जो भी वारली आर्टिस्ट है उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये जो जीआई है और उसका ओरिजिनल जो है वारली का, वो वारली को ही मिलना चाहिए क्योंकि ये कम्युनिटी का है. तो इसलिए जागरूक होना बहुत जरूरी है. और वारली जो है महिलाओं का, वो महिला यहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये वारली पेंटिंग है, इसकी जन्मदाता महिला है, लेकिन बिजनेस हर कोई कर सकता है. तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. अगर कोई कॉपी कर रहा है तो ऑब्जेक्शन लेना बहुत जरूरी है. तो ये खुद को भी कम्युनिटी को ध्यान देना जरूरी है कि कौन से लोग है या कोई है जो ये कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन ले कि ये सही नहीं है, आप ये गलत कर रहे हैं, ये हमारा राइट है. ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू. विभाजी बोल रहे हैं, थैंक यू फॉर आंसरिंग क्वेश्चन. Margaret, we have a question for you in the chat. Sudhir has asked, what kind of support does the Nagaland government provide to help languishing crafts and artisans in their effort to drive development in the state? तो नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से क्या एफर्ट दिया जा रहा है ये क्राफ्ट्स को और आर्टिसंस को डेवलपमेंट इन द स्टेट के डेवलपमेंट के लिए?
Yeah. Thanks, Saurav, for the question. Actually, when it comes to craft, it's zilch. Actually, government is not doing anything. And that's one of the reason why, like when there's any craft-based project which happens, be it through the central government, nothing in that area is concentrated. It's just like, very regular traditional textiles which gets developed over and over again without any innovation or new inputs, and nothing as such based on, say, the languishing crafts. So it would be only like, say, few NGOs such as NEN, the Chizami Weave will be focusing on. Otherwise, government as such is not doing anything. So it's always like, things that boils down is like individual people like me are like trying to focus on that, but through one's own effort. But government is absolutely out from the whole scene, from the picture. Yeah, thanks, Ulvi. Thanks, Margaret. We have another question by Akanksha. For any artist who may be interested in responding as forest rights access becomes more challenging and environmental problems become worse, how difficult has it become to procure raw materials in your work? Is this a major problem? बस एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी, कोशिश करूंगी. अगर कोई जो आर्टिस्ट है, जो फॉरेस्ट, हमारे जो वन है उनकी जो राइट्स है उसके लिए, तो आर्टिस्ट के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, रॉ मटेरियल यानी वासुदा, आई माइट नीड सम हेल्प हियर. वासुदा, आंचल, या I think Anchal is better, but mostly जो आप लोग चीजें लेते हैं फॉरेस्ट से, जिससे आप अपने हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, अगर जब अब ये जो वन अधिकार में और चैलेंजेस आ रहे हैं मिलने में, और एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स और बहुत लाइक जलवायु परिवर्तन की प्रॉब्लम आ रही है, ये सारे प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, क्या आपको ये जो मटेरियल है जो आप जंगल से लेते हैं वो मिलना और मुश्किल हो रहा है? क्या ये आपके काम के लिए एक और मुश्किल ही ला रहा है? उनके बारे में जानना चाहते हैं. अगर आकांक्षा आपको भी बोलने हैं अपनी क्वेश्चन हिंदी में, अगर आपको लगता है आप थोड़ा बेहतर कर पाएंगे तो जरूर अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए. May I? Can I go? Yeah. I have an answer like to that. So as far as in Nagaland, the tribal community is concerned, like the community can go to the forest and collect. It's not restricted because it belongs to the community. But having also said that, like, say, for example, if it's a huge tree or something like that, then it has its owner. So they will probably go and get the permission from the land owner with some small exchange of token, could be money or some sort of services, and they will share like, say, 50-50 sort of a thing. But when it comes to, say, for example, foraging, be it like, say, collecting wild vegetables or raw materials for craft, that is not restricted as such. So that is speaking from a Nagaland perspective. Yeah, somebody can also like add to that. Thank you. क्या कोई और भी इस प्रश्न को आंसर करना चाहते हैं? Okay, तो फिर हम अगले क्वेश्चन we can move to the next question. Or we Ashish, do you want to ask the question yourself? May I? So Ashish, we have a question in the chat by Ashish. Are you here, Ashish? सुनाई दे रहा? हाँ. मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि जब जो GST का पूरा जो कानून लगा था, तो उस वक्त हैंडमेड आइटम्स के लिए, हस्तकला के लिए जो है अलग से प्रोविजन नहीं था. तो कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि हस्तकला की जो भी जैसे हैंडलूम वगैरह है उनके लिए GST नहीं लागू होना चाहिए या बहुत कम लागू होना चाहिए. जो उद्योग या मिल्स में बनता है उसी के बराबर लगाएंगे तो पहले ही हमको दिक्कत आ रही है और दिक्कत आएगी.
तो क्या इसमें कुछ बदलाव आया है? सरकार की तरफ से कुछ छूट मिली है क्या जीएसटी हस्तकला की? Okay, I can answer to that again. Ashish, so far nothing. So we do pay GST, and there is no difference between mill made or in like say handmade, like when it comes to raw materials. So yeah. I think the others can also add. ननमोहर जी, निखत जी, शबनम जी, कीर्ति जी, अगर आपको भी जवाब देना है प्रश्न का तो आप दे सकते हैं। मनमोहन जी जो और सबको बस वो क्वेश्चन था, थोड़ा सा अनक्लियर था आशीष जी की वॉइस, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो जीएसटी होता है जो लगता है अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, क्या वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए सेम है? और हैंडमेड और जो पावर लूम एंड मिल मेड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए क्या सेम है कि अलग अलग हैं, कि प्रोविजंस बनाए गए हैं? अगर किसी को आंसर करना है, नहीं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ नरमोहन जी, हाँ आपको अनम्यूट करना। आप म्यूट, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा नरमोहन जी। नहीं हुआ अभी तक। आया? हाँ जी, आ गया ना? जीएसटी हैंडस्पन में तो नहीं है, हैंडस्पन यार्न में जीएसटी नहीं है, लेकिन जब यार्न से फैब्रिक बन जाता है या कोई भी पीसेस बन जाता है उसमें जीएसटी है। तो हैंडस्पन बाय हैंडस्पन भी अगर जैसे हम कुछ कपड़ा बुनते हैं कुछ भी, उसमें जीएसटी है और 5% जीएसटी अभी तक है। वो लोग अभी उसको 12% करने के लिए सोच रहा था, तो कुछ बहुत पूरा इंडिया का जितना भी वीवर्स है उनको थोड़ा सा गवर्नमेंट को एक प्रेशर डाला था, इसीलिए अभी तो 5 रुपीज में है, लेकिन आगे उसको 12% करने के लिए सोच रहे हैं गवर्नमेंट साइड। अगर 12% कर देगा तो ये सारा हैंडलूम बंद हो जाएगा। जितना भी इंडिया में हैंडलूम है वो सारा बंद हो जाएगा और बाकी जो जितना भी है मैकेनाइज प्रोसेस, पावर लूम, वही चलने लगेगा, क्योंकि हैंडलूम ऑलरेडी मैं तो यही कहूंगा कि खत्म ही हो चुका है। बहुत सारा किसी जगह में एकदम इंडिया में कोई बहुत कोने कोने में, जैसे असम में थोड़ी बहुत है, असम में भी बहुत चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी हैंडलूम अभी है, हैंडलूम खत्म नहीं हुआ है। और अगर जीएसटी ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तो हैंडलूम का भी लोगों को छोड़ना बाध्यतामूलक हो जाएगा। बस इतना ही है। थैंक यू नरमोहन जी। अशोक, आई थिंक आपका एक सवाल था। May I also add regarding to the GST? Yeah, sure. So actually, GST hasn't done anything good to the handicraft industry because the prices have gone up and more or less the market is down. So consumer doesn't really understand the moment the price goes up when we put the GST. So all in all, it has just crippled the handloom handicraft industry. Yeah. Thanks, Margaret. Ashok ji, आपका सवाल। No, I have one question about same day taxes, because the Northeast state is under the 6th scheduled state, Nagaland and all other states. So what kind of taxes is applicable on artisan material? But I think Narmohanji is already given the answer. So, but if we can compare the schedule, the 6th scheduled state and where Kirti is working, 5th scheduled state. So what kind of tax is applicable on this kind of Wali paintings and all this? Because this is a huge market
and now that all kind of National Institute Design and Fashion Technology and everything is interested on that. So what's about the local community? What about the patent and all this? That is also my question. Thank you. कीर्ति जी, आई थिंक मैं संक्षेप में समराइज करने की कोशिश करूंगी कि ये सारे पैटर्न्स, आई थिंक अशोक जी आप कह रहे थे कि सारे पैटर्न्स बहुत ही फेमस हो गए हैं एंड लाइक दीज आर यूज्ड इन लाइक टेक्सटाइल्स एवरीवेयर. तो फिर आप अगर आप हिंदी में कह सकते हैं तो वो भी बढ़िया होगा. मेरा सवाल, यस, मेरा सवाल ये था, सॉरी मैं ये नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ सवाल था, इसलिए मेरा सवाल ये था कि जो पैटर्न है वो उसका किस तरह का स्वरूप है, क्योंकि बहुत सारे ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन जो है लाइक NID एंड फैशन टेक्नोलॉजी एंड सो वो पैटर्न वहां से उठाते हैं, फिर बोलते हैं वो हमारी पैटर्न. सो व्हाट अबाउट द लोकल कम्युनिटी, बिकॉज द आर्ट इटसेल्फ, वो जो कला है वो उनकी परंपरागत कला है, तो वो कला का क्या है? तो कला तो बाकी के तो पूरा बाजारीकरण हो गया है, तो इस कला का क्या है? वो मेरा सवाल था जी. आई नो बिकॉज कीर्ति हमारे साथ काम करती थी तो ये सवाल आया था, मगर जानना चाहता हूँ. जोहार अशोक जी. जोहार. हाँ, तो जैसे पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो GI रजिस्ट्रेशन है पैटर्न नहीं है, ये कम्युनिटी राइट है. तो हाँ, जैसे एरिया वाइज है, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि डांग से लेके महाराष्ट्र, थाना, पालघर, सिलवासा, तो इस एरिया में जो हमारे ट्राइब, वाली ट्राइब रहते हैं, तो यही ये पेंटिंग कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं. जो अदर लोग हैं वो पेंटिंग निकाल सकते हैं लेकिन वो बेच नहीं सकते, कमर्शियल नहीं है. तो ये पैटर्न नहीं है यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वाली पेंटिंग को लेके, तो ये पैटर्न नहीं है. तो ये हमारा कम्युनिटी राइट्स है, तो ये व्यक्तिगत है, हमने जो लिया है वो GI रजिस्ट्रेशन किया है वो. धन्यवाद कीर्ति जी. Margaret, do you want to respond? Yeah, so I just want to add something what Ashok ji has said. So when it comes to say Design Institute copying, so I won't say it's copying. When it comes to education institutions, most what designers do is we understand the traditional craft, and maybe some students will use it in their project, but that is only for institutional level. It is not for commercialization. When it comes to commercialization, it has a bigger, like say, it will be a bigger debate if somebody is like stealing, as we call stealing. So that is a different context altogether. So speaking of which, I would also like to talk about like a tribal design forum. So I'm a member there. So what we are also doing is like, you know, how do the tribal people understand their heritage, craft and heritage, and preserve that. So that is one area which we always talk about, and we talk about GI. So we talk about all that, like, you know, that is important to the community, especially the tribal community at large. Because today, when I look at policies as well, you know, like say, be it like the Ministry of Tribal Affairs, a lot of things have been done in the past, which is like not correct. Reason why is because the people who are holding those chairs do not come from the tribal communities. So the thing is, they don't understand. So that's one of the reasons why TDF as a platform, we always try to promote and preserve the tribal heritage. That's one. And also, I just lost my chain of thought. But basically, when it comes to all this traditional art form, it is not patent, it is GI, geographical indication, which needs to be done. So it's a separate thing from patent and intellectual property. So yeah, thanks. Thanks, Margaret. Suhasini, I think आपका एक प्रश्न था. Yeah, meaning I personally like Wali, and the mill
prints are also coming, fabric especially, handlooms with Warli or khadi with Warli. So is it, meaning, is it legal or should, meaning, to save the community's intellectual rights, should someone raise this question? And anyone who uses Warli for commercial fabric painting also should pay something to the community. Is it possible to have something like that? Because of this commercial printing, the sale of local Warli products, locally made Warli products is decreasing. That's what I heard from some groups. So what can we do? So Hasta, would you want to post that question in Hindi also? And I think Kirti ji, ये question आपके लिए है. कीर्ति जी भी और जो डिजाइनर मैडम है वो भी बोल पाएगी कि that's why I said in English कि वारली की जो पेंटिंग है कपड़े पे जो आती है वो अभी हैंडलूम में भी आती है, खादी में भी आती है. तो इसके लिए आपका क्या कहना है? क्या मैंने ऐसा सुना है पालघर के ये ग्रुप से कि वो, मैं उनसे बहुत खरीदती थी जो बैग्स वगैरह बनाते थे, तो अभी उनका सेल कम हो रहा है क्योंकि वारली बहुत सारे मिल प्रोडक्ट्स में भी मिल रहा है और खादी में भी मिल रहा है. तो इसके लिए आपका क्या सुझाव होगा कि हम कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते, किस प्रकार से ये मुद्दा उठा सकते हैं कि कोई व्यापारी लोग इस वारली का इस्तेमाल ना करे? ऐसी कोई प्रावधान है क्या? तो इसके लिए ऐसा मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी राइट है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर खरीदी हो तो ये वारली जो पेंटर से या फिर हमारी कुछ संस्थाएं है, आयुष संस्था है, वैसे लोकल में हम लोग भी अभी आदिवासी श्रमिक महिला मंडल के नाम से अभी प्रोडक्ट स्टार्ट किए हैं, तो इनसे ज्यादा से ज्यादा आप खरीदी करें. और ये जो खादी पे आ रहा है तो इसके लिए एक मूवमेंट की ओर से हम एक उनको लेटर लिख सकते हैं कि अब जीआई रजिस्ट्रेशन है तो उसका कुछ बेनिफिट है, तो ये जो भी है कम्युनिटी को मिलना चाहिए. तो इसके लिए ग्राउंड से या फिर जो भी संस्था है या फिर जो भी ट्राइब के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कुछ अगर आवाज उठा सके तो परिवर्तन हो सकता है. धन्यवाद. Yes, Margaret, please go ahead. Yeah, I'd like to add another thing. So, like when it comes to say Warli, also citing the example of Pitora art. Now, both of them are ritualistic art, you know. So the thing is, like, you know, the community should just use it for their, like, say, for idle, like, you know, purpose, and not really for like a commercial venture, because I think this is also where the community themselves need to really kind of understand what value their culture has. Because until unless one side is like, you know, I'm talking about products, my own products, I'm telling a story, right? And this is where I take it to the market and talk about the whole process of making. So now the thing is, one side is like, I'm trying to promote the craft, promote the art, but the thing is the community themselves need to value that first, because you can't like, you know, educate the consumer without like, you know, leaving your community behind as well. So that's where there's a huge gap when it comes to, you know, commercial venture, because when I look at it, Warli and Pitora are on the same lines because both are ritualistic in nature. So I think that is what Warli art also need to focus, you know, so that it is protected. Swarali, right? Swarali ji, would you like to add on that? Because that's what I feel like, you know, because Warli is now very commercialized when it comes to its usage. कीर्ति जी वो कह रही है जो जिस तरह से आर्ट इस्तेमाल होता है उसका भी
सोचना पड़ता है। आप कह रहे हैं जो वर्ल्डली आर्ट है उसका भी यूसेज बहुत ही वाइड स्प्रेड और कमर्शियल मार्केट लाइक बहुत ही बिजनेस बन गया है इसका, तो कैसे वो प्रिजर्व करे आर्ट फॉर्म, वो भी, एम आई राइट मार्गरेट? तो वो पूछ रहे हैं कि कैसे आप लोग क्या एफर्ट्स ले रहे हैं उसको और उसकी सैंक्टिटी को प्रिजर्व करने के लिए। फिलहाल तो हम भी अभी अभी 2015 से इस चीज के लिए, मतलब जैसे हमने पहले ही बताया कि ये जो वारली आर्ट है उसका बिजनेस का स्वरूप 70s के दशक में हुआ था। उसके बाद ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस हो गया, पद्मश्री पुरस्कार मिला उसको, तो इसके वजह से बहुत फेमस हो गया और इसका कॉपी बहुत लोग करने लगे हैं। तो अभी खुद मैं उसमें भी मैंने जैसे महिला की बात की कि महिलाओं का ये कहीं तो पेंटिंग था, कहीं शुरुआत इसकी जन्मदाता महिला रही है, क्योंकि वारली दो ही चीजों से फेमस है। एक तो वो मिट्टी होती है, वो मरून कलर की होती है, रेड कलर की, और उसपे चावल के आटे से हम लोग बनाते थे। जो ट्रेडिशनल है वो तो चावल का आटा है, चावल के आटे से वो पेंटिंग बनती है दीवार के ऊपर। अभी तो फैब्रिक कलर से ही होता है। तो ट्रेडिशनल पेंटिंग अगर आप देखें ओरिजिनल, तो कंपलसरी वो मिट्टी होती है या फिर गोबर होता है। तो इसके ऊपर चावल के आटे से जो पेंटिंग होती है, जो चित्र बनाए जाते हैं, स्टोरी होती है। ये ट्राइबल का कल्चर के ऊपर होता है कि ट्राइबल क्या काम कर रहा है, हमारे देवी देवता क्या है, तो ये पूरा कल्चर के ऊपर ही हमारी पेंटिंग होती है। तो अगर हम वापस ओरिजिनल वाली पेंटिंग की बात करें तो ओरिजिनल वाली पेंटिंग तो यही है कि आप चावल के आटे से बनाई हुई पेंटिंग, यही ओरिजिनल पेंटिंग है। तो इसको भी प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो इसको तो कोई भी नहीं कर रहा है कि अभी तो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं फैब्रिक के ऊपर, साड़ी के ऊपर। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि महिलाएं जो है उन्होंने अपनी जो पहचान है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करना जरूरी है। ट्राइबल महिलाओं को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, तभी वो बताएगी कि ये हमारी पेंटिंग है। और ओरिजिनल पेंटिंग तो मैं अभी भी यही बोलूंगी कि जो महिलाएं निकालेगी, ट्राइबल महिला, वारली महिला, वही ओरिजिनल पेंटिंग होगी। तो हमको वैसे कुछ टैगलाइन भी लिखना पड़ेगा जब हम पेंटिंग बेचेंगे या बनाएंगे, तो ये वारली महिलाओं के द्वारा की हुई ये स्टोरी है। ऐसे कुछ टैग की शुरुआत करें तो शायद पता चले कि ये ओरिजिनल है। हम भी अभी नए नए हैं, पेंटिंग से जुड़ के जोड़ रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। Thank you, Kirti ji. Sudhir, you wanted to contribute to the discussion? Yeah, Urvi, I just wanted to probably elaborate slightly on this point. I think Margaret did mention and cite the example of Pithora arts. So if you all would have been watching the media space, in Times of India, there was this article that appeared that the Ratwa Bhils, for whom the Pithora painting is very sacred, that because it is a ritualistic process, it is part of the culture. That was something that was found to be used by a couple of design institutes. And then the people, the Ratwa Bhil community also found it being used in public spaces as murals, which they took objection to. The reason why they took objection to was because they believe that the painting is a ritualistic part and an integral part of the tribal identity, and it becomes wrong to use such sacred things for commercialized purposes. Given that, my limited understanding would be that Warli art is along similar lines. It is also a ritualistic form and is an integral part of the Warli tribal culture. However, whatever Swarali is doing is commendable because this has found an avenue of providing livelihoods to women, letting the women reclaim their right to be the writers or creators of Warli painting. But it is a travesty and a shame for the entire nation that this is what a tribal community has been brought to, because they have to sell their cultural heritage in order to provide livelihood to people. Today, it should not even have been a question as to how should tribal communities be selling their product, because that is what Swarali ji is struggling to do. She's trying to figure out a GI and then trying to find ways and avenues of marketing that product. I think our nation should have focused more on providing
adequate livelihood resources to tribal communities and not appropriated. If she's saying that it has started, the commercialization has started since the 70s, that is where the problem has arisen, because governments have supported these kind of commercial ventures in the wrong way, because no one has really understood what tribal culture is all about. And I think that is where a greater awareness is supposed to be propagated, so that both tribal and non-tribal communities do understand the value of their culture and their art, and instead be able to provide them with adequate livelihood support. I guess that's the most succinct way in which I can put it. Thank you. Thank you, Sudhir. Just one request, if you'd like to maybe talk about it in Hindi as well, if that's possible. अच्छा, कोशिश करता हूँ. वैसे मेरी हिंदी काफी मुलायम है. मेरा कहने का ये मतलब था कि अभी अगर आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, कुछ ही महीनों का बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात आया था कि राठवा भील जो लोग हैं, जो पिथौरा पेंटिंग करते हैं, उनका काम को एक डिजाइन इंस्टीट्यूट द्वारा एक फैशन शो में यूज किया गया था. और वही डिजाइन हम लोग वेस्ट के क्षेत्र में, गुजरात वगैरह में हम लोग देखते हैं कि वो पब्लिक स्पेसेस में, जैसे दीवारें हो गई, वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है. और जैसे कि स्वराली जी ने कहा कि ये काम कम्युनिटी के लोग नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, और उससे उन लोग इकोनॉमिक फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहे हैं. पर राठवा भील लोगों ने जब ये रियलाइज किया, तो उन्होंने एकजुट होकर इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज किया, और उनका ये मानना है कि पिथौरा पेंटिंग जो है वो उनका ट्राइबल अस्तित्व का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, जो कि कोई कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका एक प्रथा है. तो आज हम जब स्वराली जी ये कोशिश कर रही हैं कि वारली पेंटिंग के थ्रू से औरतों का आजीविका के लिए और भी अलग अलग रास्ता ढूंढे, असल में कोशिश ये होना चाहिए था कि आज के दिन में स्वराली जी और वारली कम्युनिटी को इस स्तर पर नहीं पहुंचना था कि उन्हें अपना कला को कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल लाने के लिए जरूरत पड़ता. ये हमारा देश का फेलियर है कि हम लोग ट्राइबल आर्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हैं. उसका इम्पोर्टेंस जो है, उसका वैल्यू जो ट्राइब्स को है, वो हम नहीं समझ पाए हैं. इसी वजह से आज हमारे देश में ऐसा हालत हो गया कि वारली लोग और भी विभिन्न ट्राइब के लोग अपना कला को ही एक माध्यम पा सकते हैं, जिसके जरिए से वो अपना आजीविका प्राप्त कर सकते हैं. I don't know if I did justice, but I think this is the best that I can do. Thanks. No, thank you, Sudhir. So maybe we can take one more question. I think Vibha had posted a while back. मैं बस एक बार चैट में वापस पेस्ट कर देती हूँ. मोहन जी, ये शायद आपके लिए है कि विभा जी पूछ रहे थे कि जो जापानीज डिजाइनर्स है वो इतनी लार्ज क्वांटिटी में फैब्रिक क्यों लेना चाहते हैं, कि और इतना जल्दी, वो भी क्योंकि वो तो समझते होंगे कि प्रोडक्शन काफी टाइम लगता है प्रोडक्शन को, फैब्रिक को, क्योंकि उनके भी काफी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और फैब्रिक्स वगैरह है, शिबोरी वगैरह. तो वो वैसे क्यों है फिर? तो अगर हाँ जी जी, मेरे को आप सुन रहे हैं? हाँ जी, हेलो. बिल्कुल सुनाई दे. आप सुन रहे हैं? अच्छा, एक्चुअली मैंने ये जितना भी मेरा काम जब से शुरू हुआ है, तब से मैंने कुछ मार्केट का जो भी मेरे को नॉलेज मिला है, जैसे कुछ काम करते करते हमें फैब्रिक का अंदर कुछ बहुत अच्छा मतलब फैब्रिक निकल जाते हैं, और उसको जैसे हम 100, 200, 300 मीटर तक बनाते हैं, तो उसी समय कोई ना कोई आ जाते हैं और बहुत सारा फैब्रिक हमारा रहता है, फैब्रिक या जो भी हमारा प्रोडक्ट है,
उसको देखने का बाद जो भी उसमें से एकदम उनको अच्छा से अच्छा फैब्रिक जो लगता है, वो लोग जैसे शुरू में तो 100 मीटर या 150 मीटर उठा के ले जाते हैं और हमें ये भी कह के जाते हैं कि हो सकता है हमें इसका कुछ प्रोडक्ट बनाने का बाद हमें अगर मार्केट मिले तो हो सकता है कुछ ऑर्डर आपको थोड़ा सा बड़ा उसमें ऑर्डर मिल जाए। तो मैं भी उसी समय उनको कह देता हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट जैसे अपने एज सैंपल के तौर पर 100 मीटर 150 मीटर ले गया है, इसमें से कुछ भी प्रोडक्ट आप लोग बना के मार्केट में शो करेंगे, शोरूम में जो भी जहाँ भी शो करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा ऑर्डर अगर आप लोगों को आ जाता है तो इस प्रोडक्ट को हम अवेलेबल दे नहीं पाएंगे। हम उनको वैसा प्रोडक्ट सेल करते समय ही हम उनको बोल देते हैं। तो लेकिन उन लोगों का मेरे को ऐसा लगता है, नॉट ओनली जापानीज, अदर भी है, फ्रांस से भी हमारे पास ऐसे ही बड़ा ऑर्डर आया था। जैसे जापानीज मुगा में जापानीज लोग किमोनो बनाते हैं और एक किमोनो के लिए उनको 14 to 15 मीटर कपड़ा चाहिए। अब जब मैंने उनको बहुत बार उनको एग्जीबिशन में भी वो किसी भी जगह अगर मुगा देखते हैं तो उसमें वो एकदम मुगा में 2-3 दिन टाइम उसमें लग जाते हैं। थोड़ा सा कट पीस ले जाते हैं, फिर वॉश करके देखते हैं, बहुत सारा कुछ देखने के बाद फिर कुछ कपड़ा ले जाते हैं। फिर मेरे को ऐसा एक जापानीज मिला था जो मेरे को बोला कि आप इसको सॉफ्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि मुगा तो स्टीफ होता है, ये ओरिजिनल ही स्टीफ होता है, तो आप इसको सॉफ्ट क्यों नहीं करता है। तब मैंने कहा था कि देखिए हमने तो बहुत सालों से यही देखते आ रहे हैं और इसमें हमने जितना भी यार्न स्टेज में ही जितना हम सॉफ्ट कर सकते हैं उतना करके हम फैब्रिक बनाते हैं या कुछ भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो अगर सॉफ्ट करना है तो मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप एक्सपेरिमेंट करो, उसमें कुछ जो भी रिजल्ट निकाले हमें थोड़ा देते रहिए, हमें थोड़ा दिखाते रहिए। तो हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत हमने वेस्ट भी किया, इतना महंगा फैब्रिक है। हमने एक्सपेरिमेंट, मैं भी खुद पागल जैसे मतलब एक्सपेरिमेंट करने लगा और 3-4 साल लग गया था उसको नेचुरली सॉफ्ट करने में। मतलब बॉइलिंग प्रोसेसिंग, उसमें रीठा वगैरह, रीठा का जो फ्रूट है उसको डाल के 3-4 साल लग गया। फिर उसमें कलर में जो मुगा का एकदम ओरिजिन एक कलर होता है उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है। जब डिस्प्लेस हुआ तब भी मेरे को लगा कि अभी तो कुछ तो सॉफ्ट हुआ है। तो उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला और थोड़ा, इससे और थोड़ा। तब मेरे को और बॉइलिंग प्रोसेसिंग में लग के जब मैंने फाइनल एक प्रोडक्ट उनको दिया तो उनको लगा हाँ ये ठीक है। और उनका कहना है कि ये जो मुगा का जो नेचुरली जो कलर आपको मिला है, एक्चुअली मुगा एक ऐसा सिल्क है जिसमें ये कलर खुद ही एडॉप्ट कर लेगा। मतलब 2-3 सालों में इसका खुद का इनको जितना कलर चाहिए खुद एडॉप्ट करेगा, उनका कहना था। तो इसीलिए आप प्रोसेस करके हमें, हाँ प्रोसेस आप कुछ भी डाल के प्रोसेस मत कीजिए, 100% नेचुरली आप प्रोसेस कीजिए, करके हमें सॉफ्ट कर दीजिए। तो हमने जब सॉफ्ट किया तो उन्होंने पहले 300 मीटर 500 मीटर ऐसे लेता रहा। फिर 2-3 साल का बाद वो खुद ही, पता नहीं उनको, मेरे को ऐसा लगता है कि जो ड्रेसेस उन्होंने बनाया था वो ड्रेसेस उनके लिए कम पड़ रहा था और कोई काफी बड़ा कोई बाइंग हाउस का एक ऑर्डर था जो मार्केट को अकेला ही कैप्चर करने था एक ही बार में। ऐसे ही मेरा एरी का ऊपर पेरिस में भी हुआ था। पेरिस में मैंने कुछ एक बायर आई थी यहाँ जो डिजाइनर ग्रुप से थी और उन्होंने मेरे से 120 मीटर कपड़ा ले गई थी। वो प्योर अहिंसा सिल्क एरी अहिंसा थी, क्योंकि मैंने प्योर एरी अहिंसा मैं खुद बहुत 4-5 साल एक्सपेरिमेंट कर करके बनाया था। तो उनको वो फैब्रिक बहुत अच्छा लगा और उन दिनों 4,000 रुपीज पर मीटर था। अभी से कम 4 साल पहले की बात। तो वो ले गई और मेरे को बोला कि मैं आपको 15 डेज में येस नो रिजल्ट दे रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो ले गई, मेरे को भी
ठीक ही लगा था, क्योंकि 4000 रुपीज का कपड़ा अगर जैसे कोई बायर हमें मिल नहीं रहा था, वो अचानक आई और हमारा घर में उस समय करीब 300 मीटर कपड़ा हमारे पास रेडी था और कुछ कोकून 60-70 किलो कोकून, अहिंसा कोकून, और वैसे ही 20-30 किलो यार्न रेडी था। तो उसके बाद आगे हम बढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि हमें पैसा का बहुत जरूरत था और उन दिनों इतना स्टॉक अगर अहिंसा करेंगे तो उसमें तो मेरा करीबन 16 लाख रुपए उसमें फंसा हुआ था। तो जैसे आई और 120 मीटर कपड़ा खरीद के ले गई, उसने बोल के गई थी 15 दिन में हम लौट के आपको यस नो रिजल्ट देंगे। 11 डेज में वो हमारा घर पहुंच गया और मेरे को बोलने लगा कि 35,000 मीटर कपड़ा चाहिए। तो मैं थोड़ा सा समझ भी गया था उस समय, क्योंकि उनको कोई बहुत बड़ा बाइंग हाउस मिला शायद, तो उनको क्या है, सारे उसी अहिंसा फैब्रिक से बहुत सारे प्रोडक्ट वो लोग बनाएंगे और बना के शोरूम में जहां भी उनका मार्केट है उसमें रखेंगे, अकेला ही मार्केट ले लेंगे, ऐसे मेरे को लगा था। उसके बाद जब मैंने उनको बोला, मैंने उनको पूरा समझाया, उनको पूरा फील्ड दिखा दिया, कैसे प्रोडक्ट होता है, कैसे रियरिंग होता है, कैसे स्पिनिंग होता है, कैसे वीविंग होता है, उसके बाद क्या एक नेचुरल प्रोसेस होता है, तो सारा कुछ दिखाने के बाद वो फिर गवर्नमेंट जैसे सिल्क बोर्ड है, सेरिकल्चर है, हैंडलूम डिपार्टमेंट है, वो एक दिन वहां से गुवाहाटी वगैरह से घूम के आई, ये बोला वो तो सब लोग बोल रहा है कि इसका मास्टर तुम ही हो और तुम ही इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उनका पास कोई मतलब ऐसे हेल्प करने का कोई सोर्सेज नहीं है। तो फिर मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आप धीरे धीरे आगे कीजिए, अभी आप 120 मीटर लिया है, आपने 500 मीटर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम में मैं 1000 मीटर दूंगा और मेरे को भी जो भी जितना रियरिंग एरिया है, स्पिनिंग एरिया है, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाता हूँ, ताकि लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम मिलेगा लोगों को और एक इकोनॉमी, एक आर्थिक मदद मिलेगा। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरे को उल्टा ये बोला कि जो भी बायर हमें मिला है वो बायर का मतलब है कि उनको इकट्ठा चाहिए मार्केट लेने की, मतलब उनको तो पैसा कमाना होता है। अब उनको पैसा कमाने के लिए इकट्ठा आप दे भी नहीं पा रहे हो और उनको चाहिए, तो इसमें क्या होगा। मैंने बोला देखिए, ये तो हम झूठ मूठ बोल के आप अहिंसा दे नहीं सकता है, क्योंकि अहिंसा का अलावा एक नॉन अहिंसा असम में कुछ अवेलेबिलिटीज है। जैसे मान लीजिए 2, 4, 5, 10 या 1 टन 2 टन यार्न अगर बाजार में ढूंढने जाएंगे तो मिल जाता है, लेकिन नॉन अहिंसा तो हम अहिंसा करके बेच नहीं सकता है आपको, और उसका जो फैब्रिक बनेगा वो अलग ही फैब्रिक हो जाएगा। तो ये आपको मैंने अहिंसा फैब्रिक ही दिया है, तो हम अहिंसा ही देंगे आपको, और आप थोड़ा कुछ जो क्वांटिटी है उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। नहीं, फिर उन्होंने धीरे धीरे बढ़ा नहीं पाई और वो निकल गई, और जाते समय उनको थोड़ा सा लगा कि फैब्रिक बहुत अच्छा है, जाते समय थोड़ा सा 100 मीटर फैब्रिक और खरीद के ले गई, और उनका जो पहनने वाला ड्रेस वगैरह का बैग था वो मेरा घर में छोड़ के गई क्योंकि वेट ज्यादा हो रहा था, और वो अभी तक वो आई भी नहीं मेरा घर में अभी भी उनका ड्रेसेस पड़ा हुआ है। तो ऐसा कहानी है। तो जापानीज का भी ऐसा ही है, और उन्होंने मेरे को जो मूगा का फैब्रिक था, उन्होंने मेरे को कहा कि जब आप मतलब इसको जैसे 20-30,000 मीटर आप जब आप कैपेसिटी हो जाएगा, तब आप हमें कम से कम जापानीज एम्बेसी का थ्रू हमें एक इन्फॉर्म कीजिए। तो ये तो बहुत मुश्किल है, मतलब सारे काम में अपना हाथों में ही लेके बिना क्वालिटी का कोई भी सामान बना के तो ये तो मार्केट मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने उस चैप्टर को अभी छोड़ रखा है। थैंक यू नरमोहन जी। जी। काफी ऐसे विजुअल हो गया स्टोरी, एकदम लाइव आ गया। तो जी। हाँ जी। थैंक यू आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मे बी एक फाइनल क्लोजिंग क्वेश्चन ले सकते हैं और सारे पैनलिस्ट से उसके बारे में सुन सकते हैं। आई थिंक अनन्या ने एक क्वेश्चन डाला हुआ था, मैं बस चैट में डाल देती हूँ।
So, what kind of support do you think is required for the handmade sector to grow from personal experience and observation? And do you think working as a collective is better or as individual artisans? तो ये जो हैंडमेड जो आर्टिसनल सेक्टर है, क्राफ्ट सेक्टर है, उसको ग्रो करने के लिए कौन सा सपोर्ट, किस तरीके का सपोर्ट आपको लगता है कि चाहिए रहेगा, आपके खुद के एक्सपीरियंस से भी और ऑब्जर्वेशन से भी, और आपको क्या लगता है कि ये साथ में कम्युनिटी के तरीके से काम करना बेहतर है या फिर एक अकेले आर्टिसन जैसे काम करना बेहतर है? तो मे बी हम निखत शबनम आपसे स्टार्ट कर सकते हैं और फिर सभी एक बार सभी पैनलिस्ट अपना आंसर दे सकते हैं मुद्दे पे। निखत शबनम जी, आप है कॉल पे? जी हाँ, आपने क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझ में आया? आपने सुना क्वेश्चन? जी हाँ, तो आपका क्या ख्याल है इस पे? इसमें मेरा ख्याल ये है कि हैंडीक्राफ्ट से जो भी चीजें मतलब बनती हैं, सभी एक बार और क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज। तो क्वेश्चन ये था कि जो आर्टिसनल, ये जो हैंडमेड सेक्टर है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि किस तरीके का जो सपोर्ट है, किस तरीके की मदद, किस तरीके का मतलब हैंड होल्डिंग जो बोलते हैं, वो कैसे उसको ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा? और आपके खुद के एक्सपीरियंस से आप बता सकते हैं या फिर आपने जो देखा है उसके ऊपर से भी आप बता सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है कि साथ में कम्युनिटी जैसे काम करना इसमें बेहतर है या फिर एक खुद से काम करना एज एन आर्टिस्ट बेटर है इसमें? नहीं, आर्ट इसके लिए तो सबसे पहले अगर इसका काम बढ़ाने के लिए बेहतर जो है, तो इसके लिए एक मार्केट होना चाहिए किसी के पास भी, क्योंकि जब तक मार्केट नहीं होगा अपने पास तो अपन कितना भी कुछ भी बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मार्केट ही नहीं है तो उसका करेंगे क्या? या तो अपने पास पड़ा रहेगा, इस तरीके से ही होएगा। तो अगर महिलाएं कुछ करना चाहती हैं तो उसकी सपोर्ट के लिए कोई ना कोई ऐसा मार्केट होना चाहिए कि जहां पर वो चीज जा सके, बिक सके, और उन महिलाओं को भी अच्छा लगेगा अगर वो चीज ज्यादा क्वांटिटी में जाती है किसी के पास भी और कोई लेता है तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो यही रहेगा, मार्केट होना चाहिए कभी भी किसी भी चीज के लिए। अच्छा, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगी शबनम की बात से। मुझे लगता है कि इंडिविजुअल काम करने से बेहतर जो कलाकार है, अगर एक सामूहिक रूप से अगर वो काम करता है तो उसके लिए एक मार्केट की जगह भी खुलती है और साथ में उसके अधिकार की भी एक जगह खुलती है कि अगर एक व्यक्ति खुद ही तक सीमित रहेगा तो वो अपनी कलाओं को दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकता। तो एक समूह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एक समूह होता है तो उसकी ताकत भी अलग होती है। अगर जैसे अभी साथियों ने बताया कि उन्होंने इंडिविजुअल शुरू किया था, लेकिन अगर इंडिविजुअल उन्होंने शुरुआत तो की, लेकिन आज एक समूह के रूप में काम कर पा रहे हैं और वो खुद से ज्यादा, वो खुद तो आर्टिस्ट है लेकिन वो दूसरों के बारे में सोचते हैं कि और भी जो आर्टिस्ट है वो अपनी कलाओं को कहाँ तक दिखा सकते। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, रास्ते खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो रास्ते में एग्जीबिशन है, मार्केटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केटिंग के साथ साथ एक सम्मान पूर्वक जीवन होना ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आप इस तरह से आपकी कलाओं को, एक मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरा कुछ भी पेंटिंग है और मैं ले जाकर देख रही हूँ तो मुझे उसी नजर से देख रहे हैं कि यार तुमने ठीक है कर लिया, तुम इतना दाम लो, जबकि मेरे उस चीज की, बनाई हुई चीज की अहमियत ज्यादा है, ना कि वो मार्केटिंग वाले समझ पाएंगे इतनी बेहतर तरीके से। वो तो मुझसे 1000 रुपए में खरीद के उसको और ज्यादा अपना बताकर बेचेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपना समूह, जैसे शबनम बोल रही मार्केटिंग होना जरूरी है, आप अपने समूह को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो खुद अपने लिए एक मार्केटिंग का स्पेस खुद खोल सके, ताकि जो हम बोल रहे हैं कि निजीकरण हो रहा है,
तो निजीकरण ना होकर हम अपनी ही चीजों को अपने हाथों से बेचें, तो मुझे लगता है कि वो एक इंडिविजुअल एक समूह के रूप में काम करना बहुत दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। तो मेरा यही कहना। थैंक यू, बहुत बढ़िया जवाब दिया आप दोनों ने। आपने जो अधिकार और एजेंसी की बात की, आई थिंक वो काफी रेजोनेट हुई मुझसे। मे बी हम सुन सकते हैं सेरिंग जी से, आप कुछ रखना चाहेंगे इस बारे में? सेरिंग जी। Namgile, this question is being posed for Sering ji, like what kind of support do you think is required for handmade sector to grow from personal experience and observation? And do you think working is better as a collective or as an individual? Which I think, something that even Sering ji reflected upon, saying that felt that he was one of the sole weavers surviving with making those traditional baskets. Oh, Vasuda, he already left some time ago. Yeah, he realized that there were no questions, so yeah. I'll ask him next time. Yes. Okay, maybe we can hear from Kirti ji, Margaret, and also Narmohan ji. कीर्ति जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? तो वही बात करना कि मार्केट होना बहुत जरूरी है। हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन मार्केट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट नहीं है अभी हमारे पास। तो मार्केट का और कम्युनिटी के हिसाब से ही हमको आगे बढ़ना है। इंडिविजुअल से अच्छा है कि कम्युनिटी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हमारा जो वारली पेंटिंग है ये कम्युनिटी का पेंटिंग है, इंडिविजुअल किसी एक का नहीं है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। और जो पेंटिंग का जो प्राइस है, उसमें भी मैंने देखा है कि हमारे पास से बहुत सस्ते दाम में वो खरीदा जाता है, और हम वही पेंटिंग अगर बाहर देखें तो बहुत ही उसके बहुत ज्यादा प्राइस है, तो हमको ही पता नहीं है। मेरी आवाज है? हेलो। तो ये कम्युनिटी का पेंटिंग है, वारली पेंटिंग है, तो इसका बेनिफिट पूरे कम्युनिटी को मिले, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और हमें इस वेबिनार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू कीर्ति जी। Margaret? Let Narmohan Da go first. Yes. I'll go last. All right. Narmohan जी। हाँ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Perfectly. आप म्यूट हो गए वापस। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है आवाज, वापस म्यूट ही है। Narmohan Da, you mute. अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रही है। अभी आ रहा है? हाँ, मार्केट तो बहुत जरूरी है। मार्केट हर किसी के लिए चाहिए, क्योंकि इतना सारा कम्युनिटी में इतना सारा महिलाओं का साथ जुड़ा हुआ एक काम है। तो उसमें अगर मार्केट नहीं होगा तो हमें सरवाइव करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा ऐसे मार्केट, हम नहीं कहते हैं कि मार्केट नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कंटिन्यू अगर हमारे पास जैसे कि 2 महीना तक अगर कुछ अच्छा सेल नहीं होता है तो सरवाइव करने के लिए हमको काफी मुश्किल करना पड़ता है। और क्योंकि हमारा सिल्क कोकून या सिल्क यार्न में बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसका अलावा जो स्पिनर्स और वीवर्स, उनको उनका घर नहीं, वो हमारा घर है, तो हमें देखना ही पड़ता है उनका बच्चों का एजुकेशन का, उनका आपका कभी शादी वगैरह का, उसमें भी काफी मदद उनको करना ही पड़ता है। और एकदम जोड़ा हुआ है साथ में सबका साथ, तो उनका कोई बीमार हो जाता है तो कहाँ अच्छा हॉस्पिटल ले जाना है, कहाँ कैसे उनका ट्रीटमेंट कराना है, ये सारा जिम्मेदारी मतलब हम लेते ही हैं। और हमसे जितना हो सकता है वो हम करते हैं। तो इसीलिए मार्केट बहुत मतलब कंटिन्यूअस मार्केट बहुत जरूरी है।
और अच्छा प्राइस जरूरी है, क्योंकि देखिए इंडिया में कोई भी लोग अगर कुछ खरीदने आते हैं तो वो अपने लिए खरीदने आते हैं या कुछ उनका खुद का बिजनेस के लिए खरीदने आते हैं, तो एकदम ऐसे बार्गेनिंग में लग जाते हैं कि उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो ओवरसीज मार्केट है, कम से कम ठीक है, बहुत ज्यादा दाम भी नहीं मिले तो कम से कम जो हमारा कॉस्टिंग का ऊपर जो हमें एक प्रॉफिट मार्जिन होता है वो मिल जाए तो काफी है। मतलब बस इतना ही कहूँगा। क्या मैं कुछ जोड़ सकती हूँ उसमें? हाँ जी, बिल्कुल। जी, जैसे सर ने अभी बात बोला, तो हम लोग जिस तरह से अभी हैंडमेड को लेकर काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ, तो काफी चैलेंज इस तरह से आता है कि मार्केट तो है और काफी बड़ा, जगह जगह एग्जीबिशन है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। वहाँ चैलेंज ये आता है कि एक जगह तो ये है कि फैक्ट्रीज वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो एक इकट्ठा ही अगर हम चाहें तो 1000 निकल रहा है, 1 घंटे में 1000 निकल रहा है। तो ऐसे में जो आर्टिस्ट है वो टाइम लगा के अपनी मेहनत लगाकर एक एक चीज को बारीकी से देखकर रखता है उसको कि कहाँ पर कितना है। तो वो वहां पर दुविधा शुरू हो जाती है कि हमारा मार्केटिंग उस लेवल पर नहीं हो पा रहा है जहां पर वो फैक्ट्रीज वाला इतना कमा रहा है और यहाँ महिलाएं अपनी मेहनत कर रही, महिलाएं नहीं, आर्टिस्ट हमारे पुरुष हैं, बच्चे हैं, जिस तरह से अपनी कलाओं को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है कि हम कैसे वहां तक ये प्रोडक्ट्स को दे सके, या हमारी महिलाएं या बच्चे या युवा अपने जो स्किल से उसको लेकर जा सके। तो ये थोड़ा मुश्किल है कि मार्केट तो है लेकिन कहाँ कितना एक्सेप्ट कर रहा है उन कलाकारों को ये मार्केट, जहाँ पर एक चकाचौंध दुनिया है और ऐसे साथ ही जो ग्राउंड लेवल से निकल कर आ रहे हैं और मॉल और ऐसी जगहों पर वो मतलब लिंकअप नहीं बन पा रहा है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एग्जीबिशन के लिए जैसे डीवी मॉल है या फिर जगह जगह अनंत मंडी ने काफी इसमें सपोर्ट करा है, जो हुनर का अभी जो इतना सहयोग मिला है और हुनर को इतना लोग जानने लगे। अनंत मंडी ने हम लोगों को एक शुरुआती दौर में एक जगह दी, तो शायद अनंत मंडी जैसा गांधी भवन में एग्जीबिशन लगता है, तो अगर वो अनंत मंडी नहीं होता तो शायद हुनर का भी इतना पक्का पहचान भी नहीं हो पाता वहां से। तो ऐसी कितनी जगहें हैं जो ग्राउंड लेवल के लोगों के लिए खुली हुई है। तो वही है कि कैसे हम मार्केटिंग को कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर हम सोच रहे हैं जैसे हुनर की वेबसाइट भी है, तो हुनर की वेबसाइट है, उसका पेज भी है, सब कुछ है, लेकिन वही मीशो जैसे ऐप भी हैं जहाँ पर लोग क्लिक कर कर देखते हैं कि ये सस्ता मिल रहा है, ये सस्ता, भले ही क्वालिटी नहीं है, प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा है महिलाओं को काम देने में। जैसे सर ने अभी बताया कि कुछ कुछ महीने काम भी नहीं आता, तो हुनर में भी यही दिक्कत आ रहा है कि कुछ कुछ महीने काम ही नहीं मिल रहा महिलाओं को, सर्वाइव ही नहीं कर पा रही। वहीं वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, पैसा नहीं कमा पा रहे तो पति का दबाव है, बच्चे स्कूलिंग नहीं जा पा रहे, तो बहुत सारी न्याय तक उनकी जो पहुंच है वो भी नहीं हो पा रही। तो अगर हम सिर्फ हुनर को सिर्फ हुनर तक देखें तो सीमित नहीं है, वो हुनर कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। तो बस मैं यही अपना बात रखना चाह रही थी कि बड़ा चैलेंज है इसमें, तो मार्केट खोल पाना अपना। थैंक यू सो मच। Thank you. Margaret, would you like to add? Yeah, thanks, Ulvi. So with market and the whole thing with the craft is, one thing is what I see is this lack of human investment. Because today, when you look at the population of the makers, the artisans, it's actually losing out, because most people actually post-COVID have also left the craft and is now doing other forms of work in order to sustain themselves. Then the other thing is when government has these projects, one thing is that they always quantify. Now, what happens in that whole thing is most of them are not genuine, artisans. They just come for the sake of registration, and it looks good on paper, but most of them are not the genuine ones. So one thing with trainings also, it has to be qualitative. People who are genuine and who are working and who comes for the training and who will continue post the training as well. So that's one. And one
problem which I face in Nagaland is now it's a hill station, and working in collective is always nice. So what happens is in my own team, they are like all scattered across different districts. So when we work now, because of the distances, the travel, all the geography that's there, like, there's a cost which impacts our product. So when we put all that factor in our product pricing, we often end up losing the customers because the prices goes up. And also, like, as we were talking about, like Japanese market, like things like that. So, so with time also, we have lost a lot of the B2B orders because of time, because of geography, and the cost that involves. So that has been a very a big challenge. And with, say, big business houses who comes saying like, no, we also want to now work in the craft sector, the payment is never like friendly for small producers. So to start with, in India, when there's any big shop, it's all consignment model of business that kills small manufacturers. So, one is like it has to be something like, how overseas the market works. Whether it's a big or a small shop, it has to be like one-time payment. Then the craft can survive, so like once, if I get an order, I get my payment, and then I can focus on my next collection. But in India, it's very difficult. That's why, craft is not understood in our own country. But on the bigger level, it's like when I'm working with my own team, I'm looking at like, how do I sustain my artisans? And how do I do, like, say, invest in them? Because of them, I'm actually practicing in the craft. Without my artisans, I will not be there, right? So one thing is like, either it's me or anybody working in the craft sector, human investment is the key. So yeah, thank you. Thank you so much, Margaret. That quite resonated and also summarized and wrapped up the whole discussion very well. I'd like to invite Vasudha को invite करना चाहूँगी इसकी summary देने और ये session को एक end में लाने के लिए, Vasudha. Thank you, Shubhavi. And thank you सब जनों को इस मंच पर आके हमारे साथ आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए। इस कॉन्वर्सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम था जो बाहर आया कि वुमेन और आर्ट का बहुत ही डीप रिलेशनशिप है। और कहीं कहीं कहानियां थी कि लाइक वुमेन का लाइवलीहुड के साथ रिलेशनशिप है, कहीं कहीं पारंपरिक अधिकारों को रिक्लेम किया जा रहा है, कहीं कहीं वुमेन वर द टीचर्स हु लाइक आई हैव बीन पासिंग ऑन दैट स्किल। और एक और चीज है कि ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर्म्स हैं, जिसको किस इनोवेटिव वेज में इंटीग्रेट किया जा रहा है और कैसे हम इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड एक प्रिविलेज था कि जो सेरिंग जी अभी तो ड्रॉप ऑफ कर गए हैं, बट अ वीवर वो खुद आके हमारे साथ एक डिसअपीयरिंग ट्रेडिशनल स्किल के बारे में शेयर किया। इन कॉन्वर्सेशन से हमने अलग अलग नजरियों से कहानी सुनी और हमें अपने पैनलिस्ट से ये लाइक वेरिड पर्सपेक्टिव्स सुनने के लिए बहुत ही थैंकफुल हैं। एंड बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन था हमारे लिए। एंड और भी आप कॉन्वर्सेशन के सूत्रधार बने और मीटिंग में आए अपने तबीयत खराब होने के बावजूद। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड लाइक हमारी इच्छा है कि आप सब के साथ हम और भी आगे जाके कोलैबोरेट कर सकें। एंड ये कहानियां बहुत ही अच्छी लगी हमें सुनने में। एंड just for everybody who still left, Grounded Voices का सेशन हर संडे होता है, तो definitely do like log in to see more conversations like this. And thank you so much all the panelists for doing such an enlightening conversation. It's always so great to hear these stories. And once more, thanks Urvi for being such a good moderator despite your like ill health. All right guys, so I think I'm sorry if I couldn't do justice with the translation, but yeah, just a learning curve. And yeah, I think the thing was there were two people who are equally poor in Hindi who were helping each other translate. So we're really sorry if we like messed anything up. But thank you everyone and Zindabad. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Zindabad. Thank you. Bye.